एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द एक्सप्लेनेशन एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो आपके चैप्टर में, और मतलब आपकी जो बुक है बीहाइव, उसमें आपको हर एक चैप्टर में कोई ना कोई पोएम गिवन है, राइट? और हम जितने भी टर्म 1 के रिड्यूस सिलेबस के पार्ट है, जितने भी चैप्टर्स, उन सबको डिस्कस कर रहे हैं। बट देयर इज दिस वन थिंग जहां आपको चैप्टर तो इंक्लूडेड नहीं है इन द सिलेबस, बट उसकी जो पोएम है दैट इज इंक्लूडेड, बिकॉज ये पोएम खुद ही मतलब एक चैप्टर जितनी बड़ी है, इतने सारे स्टैंजाज हैं इसमें। जिसने ऑलरेडी इस पोएम को पढ़ा हुआ है या फिर जिसने भी इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी देखा है दैट आई मेड, देन डेफिनेटली यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? दिस इज अ वेरी 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 लेंथी पोएम। इट्स ईजी, बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत अच्छा लेसन मिलेगा आपको, बट येस बहुत सारे स्टैंजाज हैं। सो इट इज काइंड ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, दैट्स वाई आपको मे बी एग्जामिनर ने थोड़ा बैलेंस रखने के लिए चैप्टर नहीं दिया है, एंड चैप्टर वैसे भी बहुत ही नॉर्मल था, बाकी आपको पोएम दे दी है, दैट इज अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो इस पूरी पोएम में हम इसका जो भी बेसिक एक्सप्लेनेशन है ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड वो डिस्कस करेंगे। वी विल सी द स्टैंजाज, वी विल डिस्कस as soon as possible, like as quick as possible I should say, because you already have a detailed video on it, and you will get the links of each and everything that I have already prepared in the description box. Clear? अब यहाँ पे जो बात हो रही है ना, ये जो A Legend of the Northland है, इसमें ये जो पोएम है we have around 16 stanzas. Yes, you have 16 stanzas, और पूरे ही स्टैंजाज में अगर हम कंप्लीटली पढ़ें तो आपको एक स्टोरी बताई जा रही है, दैट इज अ लेजेंड। लेजेंड का मतलब क्या होता है? एक कोई ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी। लाइक कई बार होता है ना, हमारे पेरेंट्स हमको कुछ ऐसी पुरानी स्टोरीज हैं जो सुनाते हैं जिसमें हमको एक लेसन मिले, लाइक आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड स्टफ लाइक दैट, राइट? वैसे ही यहाँ पे बात हो रही है एक रीजन की, दैट इज नॉर्थलैंड, और यहाँ के लोग जो हैं लाइक द एल्डर जनरेशन, वो अपनी यंगर जनरेशन को एक स्टोरी नरेट करते हैं that is told to kind of give a lesson to the children कि आपको कभी भी सेल्फिश या ग्रीडी नहीं होना चाहिए, एंड जितनी कोशिश हो सके हमेशा किसी भी ज़रूरतमंद, किसी भी नीडी की हेल्प करना चाहिए। सो दिस इज द मैसेज कन्वेड, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड नाउ वी विल सी ऑल द स्टैंजाज वन बाय वन। रीड द स्टैंजाज, अंडरस्टैंड द वर्ड्स, एंड देन रीड द एक्सप्लेनेशन, ताकि जब समरी मिल जाए आपको, देन यू आर रेडी टू फेस द क्वेश्चंस। सो अराउंड 50 क्वेश्चंस वी विल सॉल्व बेस्ड ऑन दिस पोएम, बिकॉज दे आर ऑल्सो टू मेनी। दिस विल इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग लाइक द राइम स्कीम, द पोएटिक डिवाइस, the vocab, and the direct questions. So I hope you are ready with it. So now let's just discuss what exactly is the poem about. It's a legend of the Northland. तो poem में खुद ही पता चल रहा है, एक स्टोरी है नॉर्थलैंड से रिलेटेड। Is written by Phoebe Cary. पोएटस कौन है? फीब कैरी। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है, बिकॉज आई थिंक अभी तक जितने भी चैप्टर्स के एमसीक्यूज हैं, उसमें जितनी भी पोम्स हैं, आई हैव गिवन दिस फीब कैरी एज वन ऑफ द ऑप्शंस। इसीलिए दिया था बिकॉज आपको ये टर्म 1 में आ रहा है। सो इफ यू विल बी प्रिपेयर्ड कि हाँ ऐसा नाम सुना है, सो यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, राइट? सो फीब कैरी इज द पोएटस ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम। इट इज अ बैलेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्या है ये? एक बैलेड है। बैलेड का मतलब क्या होता है? बैलेड्स इज अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास। तो बैलेड एक गाने की तरह होता है, लाइक कोई भी स्टोरी को अगर गाने के फॉर्म में नरेट करा जाए, दैट इज अ बैलेड, ठीक है? तो अभी तो ऑब्वियसली मैं गाना गा के नहीं सुनाऊंगी आपको, ये जितनी भी पोएम है, जितने भी स्टैंजास है, वी आर नॉट गोइंग टू सिंग इट, आई विल रीड इट, बट कभी कोशिश करना अपनी ऐसी ट्यून में इसको गाना गाने की, डेफिनेटली विल बी एबल टू डू इट, बिकॉज एक प्रॉपर राइम मेंटेन है, ठीक है? सो वो प्रूव करता है कि आप एक सॉन्ग के फॉर्म में से नरेट कर सकते हो, दैट्स वाई दिस इज व्हाट अ बैलेड। A Legend of the Northland is about an old lady who angered Saint Peter because of her greed. We should not say like an old lady, हम normally भी बोल सकते हैं like it's about a lady, ठीक है? That would be more perfect. एक lady की story है, but क्यों बोल रहे हैं old lady? Because this is something जो आपकी book में given है, ठीक है? सो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। व्हेन वी रीड द स्टैंजास, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है दैट वो ओल्ड लेडी थी या स्टफ लाइक दैट, बट जब आप पोएम के पहले एक बॉक्स आपको दिया हुआ है, लाइक जैसे ही आप पोएम का पेज ओपन करोगे, अभी ओपन कर सकते हो अपनी बुक में, सो आपको सबसे पहले एक बॉक्स दिखता है, और उस बॉक्स में ये लाइन मेंशन्ड है कि स्टोरी किस पे बेस्ड है। ये स्टोरी है अबाउट एन ओल्ड लेडी जिसने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया था। सेंट पीटर कौन है? ही इज वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट। सो उनको गुस्सा क्यों दिला दिया? बिकॉज उनका जो ग्रीड था ना, लड़की का या आंटी का कहना चाहिए, मतलब जो भी ओल्ड लेडी है, उनका जो ग्रीड था, जो सेल्फिशनेस थी, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, किसी की मदद नहीं कर सकती, उस चीज़ से जो सेंट पीटर हैं वो गुस्से में आ जाते हैं, एंड देन वो कर्स कर देते हैं इस लेडी को, और यही पूरी स्टोरी है जो आपको बताई जाएगी। डन? सो दिस वाज लाइक अ ओवरव्यू। नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टैंजा एंड देन वी विल कंटिन्यू रीडिंग द एक्सप्लेनेशन। तो पहला स्टैंजा क्या कहता है? अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड
where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. अब यहाँ पे बात की क्या की जा रही है, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, लाइक नॉर्थलैंड में बहुत दूर कोई जगह है जहाँ की बात हो रही है. Where the hours of the day are few, जहाँ पे जो दिन का ड्यूरेशन है, लाइक जो डे पार्ट ऑफ द कंप्लीट डे है, लाइक आफ्टरनून पार्ट की बात हो रही है, मॉर्निंग एंड स्टफ लाइक दैट, वो पूरा जो दिन का पार्ट है ना वो बहुत कम है, बहुत ही कम घंटे होते हैं जिसके लिए दिन रहता है वहाँ पर. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर्स, कब की बात हो रही है, विंटर सीजन की. और जो रात है, जो नाइट्स हैं, दे आर वेरी लॉन्ग इन ड्यूरेशन. और जनरली भी हम ये देखते हैं ना कि विंटर्स में क्या होता है, दिन बहुत छोटे होते हैं, रात लंबी होती है, ये लाइन हम बोलते हैं, राइट. सेम थिंग हैपेंस देयर. नॉर्थलैंड में भी क्या है, कोई दूर दूर कोई जगह है अवे अवे इन द नॉर्थलैंड जहाँ पर विंटर सीजन में डेज आर ऑफ फ्यू ड्यूरेशन, लाइक बहुत फ्यू आवर्स ऑफ ड्यूरेशन, एंड जो नाइट टाइम है दे आर वेरी लॉन्ग. डन. ओके. दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. कितना ज्यादा ड्यूरेशन होता है रात का कि लोग सो भी नहीं पाते कंप्लीटली. मतलब ऐसा होता है, देखो दो रीजन हो सकते हैं. एक तो ड्यूरेशन इतना ज्यादा है कि अगर किसी इंसान की जो बॉडी क्लॉक है, बॉडी क्लॉक का मतलब क्या होता है, सपोज अगर आपको ना 3-4 महीने से आदत है दैट यू गेट अप एट 5 AM एंड यू स्लीप एट 9 PM. ठीक है, वाह व्हाट अ गुड थिंग ना, सुन के कितना अच्छा लगता है. सो इफ़ यू हैव अ हैबिट कि आपको 5 बजे उठने की आदत है सुबह, तो फिर आप कितना भी कुछ भी कर लो, आपकी रोज ना कुछ टाइम तक तो आपको अलार्म क्लॉक की जरूरत पड़ती है, दैट आफ्टरवर्ड्स आपकी बॉडी क्लॉक ही काम करने लगती है एंड वही एक अलार्म का काम करती है. यू वेक अप एट 5 AM और उसके आसपास खुद ही. ठीक है. सो वही चीज़ है कि भाई एक जो आदत होती है ना कि आपको अगर रात को आदत है कि आप 10 घंटे या 9 घंटे 8 घंटे सोने की आपको आदत है, सो दैट विल बी देयर इन योर बॉडी. करेक्ट. सेम थिंग यहाँ पर विंटर्स का जो ड्यूरेशन है वो इतना लंबा है कि पीपल लाइक दे स्लीप एंड व्हेन दे विल वेक अप अकॉर्डिंग टू द बॉडी क्लॉक इट विल बी लाइक कि अभी तक तो रात ही है. और दूसरा रीजन और जिसके ज्यादा चांसेस है वो क्या है कि विंटर्स में इतनी ठंड होती है रात के टाइम पे, वहां पर आगे जाके देखेंगे कि स्नो गिरती है, बर्फ गिरती है वहां पर. सो इतनी ज्यादा ठंड होती है कि लोग सो ही नहीं पाते पूरी रात. ठीक है. सो पूरा जो स्टैंजा है पहला बड़ा आसान है. नॉर्थलैंड में बहुत दूर कहीं पे कोई जगह है जहां पर जो दिन का ड्यूरेशन है वो कम है, रात का ड्यूरेशन ज्यादा है, और इस वजह से जो है ड्यूरेशन भी ज्यादा है एंड ऑल्सो ठंड बहुत होती है. दैट्स वाई लोग जो है वो रात को सो नहीं पाते, लाइक कंप्लीटली पूरी रात का जो ड्यूरेशन है वो आराम से सो नहीं पाते. डन. ओके. In the lone land during winters, the duration of the day is very less and the duration of night is very long. The duration of the night time is so long and cold that the people cannot sleep them through. Like completely they cannot sleep for जितने भी घंटे की नाइट होती है. So this is how पहला स्टैंजा आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा है. इट्स नॉट लाइक बहुत ज़्यादा डिटेल विद और रिलेटेड और कनेक्टेड विद द स्टोरी, बट आपको नॉर्थलैंड का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया है ताकि आप स्टोरी में जब नॉर्थलैंड के बारे में पढ़ो सो यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. डन. तो पहला स्टैंजा तो बड़ा ईजी पीजी था. नाउ नेक्स्ट स्टैंजा सेज where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये जो नॉर्थलैंड का एरिया है ना, जब भी वहाँ बर्फ गिरती है when it snows, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वो हार्नेस करते हैं. हार्नेस का मतलब होता है बांध देना, टू टाई. किसको बांध देते हैं, रेनडियर को. ठीक है, स्पीशीज ऑफ डियर है. और रेनडियर क्या होते हैं, स्विफ्ट होते हैं. स्विफ्ट गाड़ी नहीं, स्विफ्ट का मतलब जो बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड में रन करते हो. ठीक है. तो रेनडियर्स जो है वो बहुत तेज भागते हैं और इन्हीं रेनडियर्स को हार्नेस यानी बांध दिया जाता है. किससे, स्लेजेस से. स्लेजेस क्या होता है, अगर आप कभी भी ऐसे एरिया में गए हो जहाँ बहुत बर्फ गिरती है, आप कभी ट्रिप वगैरह पे गए हो, सो यू माइट नो कि एक ना ऐसे क्या बोले, गाड़ी टाइप, कार्ट टाइप का बना होता है, इस तरीके का कुछ ऐसे कार्ट टाइप का बना होता है और उसको ना बांध देते हैं किसी एनिमल से. ठीक है. और फिर आप उस पर बैठते हो, एनिमल भागता है और आपको पूरी सैर कराता है ऑफ दैट एरिया. सो दिस इज समथिंग जिसको क्या कहते हैं, स्लेज कहते हैं. तो एक कार्ट, एक व्हीकल की तरह याद रख सकते हो. तो क्या होता है यहाँ पे, जब भी बर्फ गिरती है तो लोग क्या करते हैं, रेनडियर से, जो कि बहुत फास्ट रनिंग एनिमल है, उससे स्लेज को बांध देते हैं. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर कप्स. और जो बच्चे हैं वो कैसे दिखते हैं, जैसे कि भालू के बच्चे हों. बेयर कप्स, टेडी बियर सॉर्ट ऑफ. ठीक है. क्यों दिखते हैं बेयर कप्स की तरह, क्योंकि उनको ठंड के टाइम पे क्या होता है, हम ऐसे क्लोथ्स पहनते हैं ना जो वार्म हो, है ना, और ज्यादातर बच्चों को हम फरी क्लोथ्स ही पहनाते हैं, राइट. जैसे सांता क्लॉज का नहीं होता फरी सा बिल्कुल जैकेट, वैसे ही बच्चों को वहाँ पे क्या पहना दिया जाता है, फर वाले कपड़े पहना दिए जाते हैं. तो ऐसा लगता है कि बच्चे जो है वो भालू के बच्चे जैसे दिख रहे हो. बेयर कप, नॉट लाइक फेशियल वाइज, बट जो फर होता है ना उस तरीके से बोला जा रहा है. ठीक है. तो बड़ा आसान है. आई होप आपको हर एक वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया. एंड ऑल्सो फरी क्लोथ्स को फनी बोला है बिकॉज बच्चे बहुत फनी दिखते हैं जब उनको पूरी तरीके से एक फरी वाले कपड़ों में पहना दिया जाता है उनको. क्लियर. ओके.
Whenever it snows in Northland, people tie the reindeers to sledges. ठीक है, it's clear. And then the reindeers pull the sledges. Obvious सी बात है, भले दिया हुआ नहीं है, स्लेज पे क्यों बांधेंगे? ताकि आप उसको कोई सामान रख के ट्रांसपोर्ट कर पाओ, या फिर आपको ऐसे वो जो एनिमल्स हैं वो भागेंगे तो इफ समबडी इज सिटिंग और स्टैंडिंग ऑन द स्लेज तो उनकी थोड़ी ट्रिप हो जाए, स्टफ लाइक दैट. ठीक है. रेंडियर इज द स्पीशीज ऑफ डियर फाउंड इन द पोलर रीजन. तो जो पोलर रीजन होता है, लाइक जहाँ पे बर्फ वगैरह गिरती है, वहाँ पर रेंडियर एक डियर की स्पीशीज है. तो एक तरीके से आपको एक मिल गया. कैसे दिखते हैं रेंडियर, अभी आपने इमेज में देख लिया, इस तरीके के दिखते हैं रेंडियर्स. आपको इस पर भी क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज उसको ध्यान से देख लो. क्लियर? ओके. The children look like young ones of a bear when they wear funny clothes, that is clothes made of fur. तो वो फनी फरी क्लोथ्स क्यों बोला? बिकॉज फर के बने होते हैं कपड़े, और वो जब वो बच्चे पहनते तो ऐसा लगता है उनको देख के बड़ी फनी सी फीलिंग आती है, एंड दे लुक लाइक बेयर कब्स. डन. सो इस तरीके से आपका सेकंड स्टैंजा भी बहुत ईजी है. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच सेज दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. दे कौन है यहाँ पे? दे मतलब नॉर्थलैंड के लोग. ठीक है. सो दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. आई डोंट बिलीव. टिस को बोलते हैं इट इज. It is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि जो वहाँ के लोग हैं ना, दे मतलब जितने भी लोग हैं नॉर्थलैंड के, वो क्या बताते हैं देम को. देम मतलब जो यंगर जनरेशन के लोग हैं जिनको नहीं पता है स्टोरी के बारे में. अ क्यूरियस स्टोरी. क्यूरियस का मतलब नहीं इनक्विजिटिव या बिल्कुल इच्छुक या जानकार वाला क्यूरियस नहीं. क्यूरियस का एक और मीनिंग होता है समथिंग विच इज स्ट्रेंज, विच इज़ अनयूजुअल, जो बहुत कॉमन ना हो, थोड़ा अजीब हो, स्ट्रेंज हो. वैसी ही स्टोरी जो है वहाँ के जो एल्डर्स हैं वो अपनी यंगर जनरेशन को सुनाते हैं. आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू. और कौन बिलीव नहीं करता है? जो पोइट्स हैं वो बिलीव नहीं करती हैं कि ये स्टोरी सही होगी. लाइक शी डज नॉट बिलीव कि ये स्टोरी जो भी बताई जाती है ये सच में हुआ होगा. मे बी इसको एक तरीके से वीव किया गया है, बुना गया है स्टोरी को, मे बी बाय द एल्डर्स टू गिव अ लेसन टू द यंगर जनरेशन, और माइट बी इट इज ट्रू. वी कांट से दैट. सो अकॉर्डिंग टू द पोएट्स दिस स्टोरी माइट नॉट बी करेक्ट. उनके हिसाब से वो बिलीव नहीं करती हैं, बट फिर भी वो हमें सुना रही हैं. क्यों? एंड येट यू मे लर्न अ लेसन. बट फिर भी आपको एक लेसन सीखने को मिल जाएगा. येट का मतलब फिर भी, है ना. स्टिल यू और इवन यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू. अगर मैं तुम्हें, टेल का मतलब क्या होता है? TALE वाला टेल मतलब कहानी. ठीक है. तो अगर मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगी तो आप एक लेसन सीखोगे. इसीलिए शी इज नरेटिंग दिस टू अस, ऑल्दो शी डज नॉट बिलीव्स कि ऐसा हो भी सकता है नहीं. और आप भी जब पूरी स्टोरी पढ़ लोगे ना तो आपको भी शायद लगेगा कि ऐसा सच में हुआ नहीं होगा, बट येस जो बोला गया है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा लेसन दे रहा है, इसीलिए बच्चों को भी बताई जाती है स्टोरी. सो भले ये सच है या नहीं है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न. कंसर्न इज वेदर इट इज गिविंग यू अ गुड लेसन और नॉट. क्लियर? तो ओवरऑल ये जो आपका एक्सप्लेनेशन है, होप इट्स क्लियर. नाउ लेट्स जस्ट रीड वन मोर टाइम. द पीपल ऑफ द नॉर्थलैंड रीजन टेल अ स्ट्रेंज an unusual story to the younger generation. ठीक है. वेरी ऑब्वियस, समझ आ गया होगा आई होप. द पोइट सेज दैट ही डजंट बिलीव्स, ही नहीं शी होना चाहिए, पोइटस है. शी डज नॉट बिलीव्स दैट द स्टोरी इज ट्रू, बट इफ शी टेल्स द स्टोरी टू अस, दैट इज द रीडर्स. हमें बता रही है, मतलब हम जो रीडर होंगे इस पोएम के, जो भी पढ़ रहे हैं इसको, उन सबको वो इसीलिए सुना रही है स्टोरी, बिकॉज द रीडर्स माइट लर्न अ लेसन आफ्टर लिसनिंग टू दिस स्टोरी. वी माइट गेट अ लेसन फॉर लाइफ, और वी माइट अंडरस्टैंड समथिंग जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, टू काइंड ऑफ बी देयर एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन काइंड, और बी ह्यूमनिटेरियन. वो सारी जो इंसानियत वाली बातें हैं, समथिंग यू माइट गेट टू लर्न इफ यू रीड दिस पर्टिकुलर स्टोरी. डन? ओके. तो अभी तक हम ना एक तरीके से भूमिका या ओवरव्यू पढ़ रहे थे. नाउ वी विल जंप टू द स्टोरी. एग्जैक्टली क्या हुआ है, लाइक स्टोरी कहाँ से बिगिन होती है. सो द नेक्स्ट स्टैंजा सेज, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो and walked about it preaching just as he did, you know. अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सेंट पीटर की. ठीक है. सेंट किसको बोलते हैं? जो भी साधु संत होते हैं ना, जो भगवानों के प्रवचन देते हैं, जो टीचिंग्स देते हैं टू ग्रुप ऑफ पीपल की क्या सही है क्या नहीं है, यहाँ अकॉर्डिंग टू दैट, है ना. और जो कि काम भी आती हैं. इफ़ यू रीड, इफ़ यू वॉच सर्टेन स्पीकर्स जो कि बहुत ज़्यादा गीता जी को फॉलो करते हैं, इट्स वेरी ग्रेट. लाइक अगर लाइफ में कभी भी किसी चीज़ का आंसर चाहिए ना, यू शुड रीड भागवत गीता, यू गेट द आंसर्स फ्रॉम इट. सेम वे जो भी सेंट्स होते हैं, जो भी साधु संत होते हैं, इफ़ दे लाइक टीच यू और दे गिव प्रीचिंग्स, दे गिव मॉरल लेसन्स, तो उनको हम सेंट का दर्जा देते हैं, है ना. सेम थिंग यहाँ पर पीटर हैं जो कि हैं सेंट पीटर. वो जब कहाँ रहते थे? when he lived in the world below, like जब वो धरती पे थे, when he was there on this mother earth like we are, and walked about it preaching. और वो पूरी दुनिया में घूमते रहते थे और लोगों को
उपदेश बोलते हैं ना जो, वो देते थे, ठीक है. ही यूज्ड टू गिव द मॉरल लेसन्स टू द पीपल, ही यूज्ड टू प्रीच, and just as he did, you know, and this is the same thing he used to do as we know, ठीक है. that is something given. Now let's just read the explanation. The story is, अब story यहाँ से start होती है. Once there was a saint by the name of Saint Peter. He is an apostle of Christ, ठीक है. आपको ये बुक में दिया हुआ है. सेंट पीटर कौन है? एक अपोस्टल है. अपोस्टल का मतलब क्या होता है? अपोस्टल इज एनी ऑफ द 12 men whom Jesus Christ chose to teach other people about Christianity, ठीक है. लाइक वट एवर थिंग्स आर गिवन इन होली बाइबल, है ना. तो वो सारी चीज़ें जो जीसस क्राइस्ट हैं, उन्होंने कुछ 12 लोगों को चूज़ किया था कि ये उन उपदेशों को लोगों तक पहुँचाएं. बिकॉज जितना ज़्यादा ये अच्छे लेसन्स पहुँचेंगे उतना ज़्यादा वर्ल्ड वुड बी बेटर प्लेस टू लिव. सेम थिंग, उनमें से ही वन ऑफ द 12 men कौन है? सेंट पीटर. इसलिए उनको बोला जाता है ना अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट. शॉर्ट में जानना चाहो तो यू कैन से अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट. क्लियर? Saint Peter used to live in this world and walked around the world preaching. So when he was there, like living in this world, when he was living like us, he used to move around. वो walk करते थे around the world and he used to give preachings. One day he was doing the same thing and then an incident happened. और यही चीज़ चल रही थी, like he used to do. एक दिन की बात है, the same thing he was doing. वो preachings देने के लिए, मतलब he was walking around and stuff like that. और फिर ये इंसिडेंट होता है. जो स्टोरी है अबाउट द लेडी हमने बात किया ना इन द बिगिनिंग, वो स्टोरी बिगिन होगी. नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू द स्टोरी. सो अब यहाँ से आपकी स्टोरी जो है वो बिगिन होगी. लाइक स्टोरी पिछले स्टैंजा से ही बिगिन हो चुकी है बिकॉज सेंट पीटर इज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी. बट एक्चुअली क्या हुआ, द इंसिडेंट दैट हैपेंस हियर. क्लियर? ओके. He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. अब यहाँ पे मीनिंग समझ लो सारे वर्ड्स का. He came to the door of a cottage. He मतलब सेंट पीटर. तो वो ऐसे वॉक करते करते कॉटेज की तरफ पहुंचते हैं और वहाँ के डोर के इधर खड़े हैं, मतलब जो घर का जो दरवाजा होगा वहाँ जाके खड़े हो गए हैं. इन ट्रैवलिंग राउंड द वर्ल्ड, द सेम थिंग, वो पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं. तो ऐसे ही घूमते घूमते वो यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ उनको एक कॉटेज दिखता है नॉर्थ लैंड में जहाँ के डोर तक वो पहुंच गए. लाइक ही स्टैंडिंग देयर वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स. और जैसे ही उन्होंने कॉटेज में देखा तो वहाँ पे क्या था, एक कोई वुमन है, कोई लेडी है जो कि छोटी है हाइट में. शी वॉज मेकिंग केक्स, वो केक्स बना रही हैं. and baking them on the hearth. And once you make the dough, you knead the dough, like अब you know पूरा जो बैटर वगैरह वो बना देते हो, then you make a cake. After that the main process is you bake it, है ना. तो आप बेक करते हो like on a टेम्परेचर. सेम थिंग वो हर्थ में, हर्थ क्या होता है, एक फायर प्लेस होती है जिसमें बेकिंग की जाती है. सॉर्ट ऑफ थोड़ा बहुत ऐसा दिखता है, ठीक है. तो इसमें कोई भी चीज़ रख देते हैं एंड देन दैट इज यूज. अभी भी ये हर्थ को कई जगहों पे यूज़ किया जाता है. इवन इन फॉरेन कंट्रीज यू गेट टू सी, कुछ रेस्टोरेंट्स में यू विल गो, वो आपको फ्रेश बिल्कुल हर्थ में से ही बना के चीज़ें देते हैं टू ईट, एंड यू कैन डेफिनेटली सी दैट. सो वही चीज़ है, हर्थ कुछ ऐसा ही दिखता है, सॉर्ट ऑफ भट्टी बोल सकते हैं मे बी, ठीक है. और इसमें वो केक्स को बेक कर रहे हैं. सो दिस इज द सिनेरियो जो कि देखते हैं कौन, सेंट पीटर. Saint Peter, while traveling round the world, came to the door of a cottage. In the cottage, he saw a small woman who was baking cakes. She was baking them on the fireplace. मतलब hearth मतलब fireplace है ना, तो उसमें she was baking the cakes. That's it. Clear? Okay. Next stanza says, and being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. Now what happens is, जो सेंट पीटर हैं वो फास्टिंग कर रहे हैं ना, व्रत रखा है उन्होंने. और हम जब व्रत रखते हैं या आप जब व्रत रखते हो तो क्या होता है, लाइक दिस इज द मेन, जैसे नॉर्मल वाले व्रत की बात करें जो आप एक दिन के लिए रख रहे हैं. सो जब बिगिन करते हो फ्रॉम मॉर्निंग देन टिल द नाइट, है ना, जब रात हो जाती है, जब डे खत्म होने वाला होता है तब आप उसको ब्रेक करते हो, है ना, व्रत तोड़ते हो. सेम थिंग सेंट पीटर जो है उन्होंने भी व्रत रखा हुआ है. एंड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज व्रत रखा है तो बॉडी में कुछ गया नहीं, है ना, सॉल्ट गया नहीं, नथिंग वेंट, तो उनको ना बहुत ऐसा डिजीनेस टाइप का फील हो रहा है. ही इज ऑल अबाउट टू फेंट, लाइक ऐसा उनको बेहोश होने जैसी जो हालत होती है ना, वैसा टाइप का वो फील कर रहे हैं. और क्योंकि पूरा दिन वॉज ऑलमोस्ट डन, लाइक पूरा दिन खत्म ही होने वाला था, तो वो अब अपना फास्ट ब्रेक कर सकते हैं ना, अपना व्रत तोड़ सकते हैं. इसलिए वो क्या करते हैं, वो उस वुमन को बोलते हैं कि आपकी जो स्टोर है ऑफ केक्स, लाइक जो पूरा दुकान है केक का, या इतने सारे जो केक्स रखे हुए हैं उनमें से एक मुझे दे दो, ठीक है. यानी कि उनको भूख लग रही है, इतने सारे केक्स हैं, एक केक मांगा लेडी से कि मुझे दे दो. अब नॉर्मली हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई एक ही तो केक मांगा, एनीबडी वुड गिव इट, है ना, आप भी दे दोगे. इफ यू आर नॉट अ पर्सन जिसको बहुत ऐसा होता है कि नहीं मेरी चीज़ है मैं क्यों दूँ, है ना. सो ये जो वुमन है उनसे उन्होंने एक केक मांगा. नाउ लेट्स सी आगे क्या होता है, बट बिफोर दैट वील रीड द एक्सप्लेनेशन. सेंट पीटर हैड फास्टेड फॉर द डे, ही हैज केप्ट अ फास्ट. He was feeling weak and was almost losing consciousness. और उनको वीक फील हो रहा था because of the hunger and almost ऐसा लग रहा था उनको कि वो बेहोश होने वाले. He's about to leave the
lose the consciousness. The fast was over for the day. अब वो पूरा दिन खत्म होने वाला था, तो व्रत जो है वो कंप्लीट हो गया था. Now he can break it. And so he asked the woman to give him a piece of cake. और इसीलिए उस वुमन को वो बोलते हैं कि मुझे एक पीस दे दो, किसका, केक का. From the store of the cakes she had baked, like she had baked so many cakes and just one piece पूछा था, like one piece was asked by Saint Peter कि वो दे दे भाई तो ताकि वो खा ले and he will feel much better. Now let's see what happens. So this is what the story begins, like almost it has begun. Now what has happened, उन्होंने केक के बारे में पूछा. Now let's see वो केक देती है कि नहीं. She made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. अब इतने सारे केक्स बेक किए थे ना, उसमें से नहीं दिया लेडी ने, एक भी केक नहीं दिया सेंट पीटर को, बल्कि अलग से वो केक बनाने लगी. तो हमको क्या लग रहा है, वाह मतलब अच्छा है, फ्रेश केक बना रही होंगी, स्टफ लाइक दैट. बट जैसे जैसे आगे आप पढ़ते हो, शी फेल्ट कि इट वॉज टू लार्ज टू गिव इट अवे. यानी उन्होंने क्या किया, केक बनाना स्टार्ट किया एक और, ठीक है. बट जैसे बेकिंग के लिए उन्होंने रखा केक को, उनको क्या लगा, शी फेल्ट कि ये केक जो है वो ऐसे ही दे देने के लिए, लाइक पैसे नहीं मिलेंगे, फ्री में दे देने के लिए किसी को भी, बहुत ज़्यादा बड़ा है. समझ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपकी स्टोर है, ठीक है, एंड समबडी आस्क्ड कि भाई आपके यहाँ पे ऑर्डर देने आता है कोई फॉर द केक, तो आप जितना अच्छा केक बना सकते हो उतना दोगे. क्यों? बिकॉज आपको उसके पैसे मिल रहे हैं, राइट. बट वहीं पे अगर आपके पास कोई आता है, लाइक कोई भी छोटा बच्चा, मे बी कोई बेगर आता है और वो बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है तो आप केक दे दो, तो आप क्या करोगे. दो टाइप के लोग होते हैं. एक तो जो बिल्कुल खुशी खुशी दे देंगे, हाँ बेटा खा लो. और कुछ लोग होंगे जो ढूंढेंगे, भाई मैं थोड़ा सा ही दे देता हूँ क्योंकि भाई मेरी पैसे थोड़ी मिलेंगे मुझे इस बच्चे से, है ना, मुझे फ्री में देना पड़ेगा. तो टू गिव इट अवे का मतलब होता है विदाउट एनी प्रॉफिट कोई चीज़ दे देना. तो हो सकता है कि आपका दिल इतना बड़ा ना हो एंड यू आर लाइक कि नहीं काय को देना है मतलब, और आप ऐसे थोड़ा बहुत दे दोगे. या कुछ लोग होते हैं जो बचा हुआ खाना देते हैं, डोंट बिलीव कि भाई फ्रेश खाना बनाया तो उसमें से कुछ दे दो. समझ रहे हो. तो ये सारी चीज़ें रियलिटी में होती हैं. दैट्स वाई ये स्टोरी माइट भी सच नहीं है, बट ये स्टोरी बहुत सही है बहुत हद तक. दैट गिव्स यू अ वेरी वेरी बिग लेसन. तो लेडी ने क्या किया, केक तो बनाया, बट उनको एकदम से लगता है कि बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, ऐसे ही दे देने के लिए कुछ ज़्यादा ही साइज इस केक का बड़ा है. So the woman was selfish. It is proved she was very 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 selfish. खुद के बारे में वो ज़्यादा सोचती हैं. Otherwise अगर वो selfish नहीं होती तो she would have given any cake. या फिर वो पूछ ही लेती, आप बता दीजिए सेंट पीटर आपको जितने केक्स खाने हो, you can eat it, right? Okay. She could have given the cake from her store, but she did not do the same. She started making a very small cake for Saint Peter. So maybe बाकी के जितने केक्स they were very large, है ना, तो इसलिए वो डिसाइड करती है थोड़ा छोटा सा केक मैं बना के दे देती हूँ. But when she baked it, she found it too large टू गिव अवे. गिव अवे मतलब विदाउट एनी मनी, ऐसी दे देने के लिए, फ्री में ऐसी किसी को भी दे देने के लिए. वो केक भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा था किसको, इस लेडी को. डन. ओके. नेक्स्ट स्टैंजा सेज, therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. अब यहाँ पे क्या होता है, जो लेडी है वो, उनको ऐसा लग रहा है ना कि इसके पहले जो केक बनाया है वो थोड़ा बड़ा है ऐसे दे देने के लिए. सो शी स्टार्टेड मेकिंग अ न्यू केक. अब वो एक और नया केक बना रही है, बट थोड़ा छोटा केक बना रही है, लाइक पहले जो बनाया ना उससे भी छोटा केक बनाने की कोशिश कर रही है. सो शी नीडेड अनदर. नीड का मतलब क्या होता है, जो हम आटा गूंथते हैं ना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ नीडिंग. ठीक है, सेम थिंग. अब वो एक डो प्रिपेयर कर रही हैं उस केक को बनाने के लिए. सो शी नीडेड अनदर. ठीक है, शी टुक लाइक अ डो, अगेन उसको नीड किया अच्छे से, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन. और वापस उन्होंने जो केक बनाया ना वो और छोटा है फ्रॉम द प्रीवियस वन. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर. बट जैसे ही बनाने के बाद उसने जैसे उसको टर्न किया, शी फेल्ट एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, कि ये केक तो उतना ही बड़ा है जितना इसके पहले था. तो भैया वो तो देने से रही है ना, इससे पहले ही नहीं दिया तो अब कहाँ से देंगे अगर वो उतना ही बड़ा है तो. सो दिस टाइम शी टुक अ स्मॉल डो विच वॉज स्मॉलर देन द प्रीवियस वन एंड स्टार्टेड kneading it. ठीक है, तो थोड़ा सा डो लिया एंड शी स्टार्टेड kneading it to kind of give that massage to the dough so that एक proper केक बन पाए. She baked it and looked at it. उसको बेक किया and she looked at it. उन्होंने देखा उस केक को and found that it was of the same size as the previous one. भाई ये तो उतना ही साइज का है जितना पहले वाला था. So again she was not ready to give this piece of the cake to Saint Peter. तो पहला रीजन क्या था, she found the cakes was like too large to give away. Second reason was the second cake was also as large as the first one. तो आपको ये दोनों reasons याद रखने हैं. Done? Okay, चलिए. Let's move on to the next stanza now. Let's see वो क्या करेंगी. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. Now what happens was,
अब इन्होंने नेक्स्ट फिर से डो लिया, बट बहुत छोटू सा डो लिया, लाइक टाइनी स्क्रैप। टाइनी का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटू सा, है ना, और स्क्रैप मतलब बिल्कुल ना के बराबर डो लिया उन्होंने। और फिर वो रोलिंग पिन से, रोलिंग पिन मतलब जो बेलन होता है उसको रोलिंग पिन कहते हैं, ठीक है, तो रोलिंग पिन से वो उस डो को बिल्कुल रोल करती जा रही है, लाइक बार बार उसको यूज ऐसे कर रही है ताकि वो जो डो है वो इतना पतला हो जाए, जस्ट लाइक अ वेफर। मतलब केक होता है बहुत ही थिक, है ना, फ्लफी, बट जो वेफर्स होते हैं दे आर वेरी थिन, बहुत छोटू से होते हैं। सो उतना तक उन्होंने क्या किया, उसको रोल किया फ्लैट एंड देन उसको बेक किया, एंड इट वॉज एज थिन एज अ वेफर, बट she couldn't even part with that, like उससे भी वो अपने आप को दूर नहीं कर पा रही थी। she was like ये भी कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो इतना पतलू सा उन्होंने वेफर टाइप का केक बनाया है। नाउ शी इज लाइक कि वो भी क्यों देना है, बिकॉज वही है ना, सेल्फिशनेस है, तो वो बड़ा केक नहीं दे पाई, तो वो कितना भी कुछ भी होगा ना, शी विल नॉट बी एबल टू गिव दैट, बिकॉज शी वाज लाइक क्यों देना है ऐसी फ्री में किसी को कुछ भी। सो दिस इज हाउ द नेक्स्ट थिंग इज, शी स्टार्टेड मेकिंग अ वेफर लाइक केक। सो नेक्स्ट शी टुक वेरी स्मॉल पीस ऑफ डो, रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, ठीक है, तो बहुत पतला तरीके से उसको रोल किया एंड वेफर जितना उसको बेक किया है, बट शी कुड नॉट गिव दैट थिन पीस ऑफ केक टू सेंट पीटर एज अ रिजल्ट ऑफ हर ग्रीड। शी कुडंट पार्ट विद दैट। कई लोग होते हैं ना जो बोलना चाहिए, लाइक इफ somebody इज देयर जिसके पास है ना बहुत सारी, फॉर एग्जाम्पल क्या बोलूँ मैं, लाइक अगर किसी के पास बहुत सारी क्लोथ्स हैं, ठीक है, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। और कई लोग होते हैं जो भले ही वो कपड़े नहीं भी पहन रहे हैं, और अगर उनको उनकी मॉम या कोई बोल देगा कि भाई ये कपड़े जो हैं जो नीडी हैं उनको दे दो, लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, उनको जाके ये ड्रेसेस दे दो, रखने से तो अच्छा है, दिल भी लाइक नहीं 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 मैं क्यों दूँ, मेरे ड्रेसेस है, मैं भले ही नहीं पहनूंगी या पहनूंगा, बट आई कीप इट। कई होते हैं ऐसे लोग, है ना, वही चीज़ है यहाँ पे, कुडंट पार्ट विद दैट, यानी शी कुड नॉट टेक दिस स्टेप कि वो इतने छोटे से वेफर को भी किसी को ऐसे ही दे दें। सो दिस इज हाउ मच ग्रीडी शी इज, हाउ मच सेल्फिश शी इज, इट इज प्रूव्ड इन दिस स्टैंजा। क्लियर? ओके. Now the next stanza says, for she said, my cakes that seem too small, when I eat of them myself, and yet too large to give away, so she put them on the shelf. Now next वो reason दे रही है, वो बोल रही है जब मैं जो भी केक बनाती हूँ, अगर मैं खुद खा रही हूँ तो मुझे लगता है केक बहुत छोटा है, लाइक कम पड़ गया मेरे लिए। जब भी मैं केक उठा के उसको खाने की कोशिश करती हूँ, लाइक ये वुमन बोल रही हैं, तो उनको वो केक भी छोटा लगता है, बट जब किसी और को छोटा सा केक भी देना होता है तो वो भी बहुत बड़ा लगता है इस लेडी को। एंड दैट्स वाई ये वेफर जितना केक भी उन्होंने नहीं दिया सेंट पीटर को, जितने भी केक्स बेक किए थे ना वो सारे शेल्फ पे वापस रख दिए। यानी फाइनल कंक्लूजन क्या था, उस लेडी ने डिसाइड कर लिया कि वो कुछ भी नहीं देंगी सेंट पीटर को। क्लियर? ओके. The woman said that when she eats her cakes, she finds them too small, but when she has to give the cake to someone else, she feels that they are too large to just give away. So she decided not to give the cake at all and put it on the shelf. Very, very good example. Suppose you got a packet of biscuit या जो भी है, ठीक है, suppose अगर आपका कोई favorite biscuit है, imagine कर लो, you got that. अब आपके कोई भी cousins वगैरह आए और आपको वो बोलेंगे कि भैया दीदी एक दे दो बिस्किट, and you will be like, मतलब वो एक अलग हो जाएगा बिस्किट से। कई बार होता है, ठीक है, मुंडी मत हिलाओगे, नहीं हो रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट हैपेंस। हमको क्या लगता है कि अरे यार वो एक बिस्किट भी देना पड़ेगा, बट जब वो पूरा बिस्किट का पैकेट भी खा ले तो आपको लगता है तो बहुत ही कम था, एक और होना चाहिए था। समझ रहे हो? सेम थिंग इज विद दिस लेडी। अब वो तो थोड़ा चलो बचपने में था तो ठीक है, अभी भी करते हो तो चेंज करो अपनी आदत, इतना सेल्फिश होना अच्छी बात नहीं है। सो सेम थिंग इस वुमन के साथ भी था। शी इज लाइक जब मैं खुद केक खाती हूँ तो मेरे को ये भी छोटा लगता है, ये भी कम लगता है, बट किसी और को देती हूँ तो मुझे वो छोटा केक भी बहुत बड़ा लगने लगता है कि नहीं, मतलब कैसे दे दूँ मैं इतना बड़ा केक। डन? ओके. नेक्स्ट स्टैंजा इज द रिएक्शन ऑफ सेंट पीटर। मतलब इतना हो गया, ही वॉज लाइक चलो अब केक देंगी, नहीं दूसरा अब देंगे। मतलब वो पर्सन बेचारा भूखा है, उसको ऐसा लग रहा है कि लाइक ही ऑल बी अबाउट टू फेंट, ही वॉज ऑल अबाउट टू फेंट, ही वॉज लूजिंग हिज कॉन्शियसनेस, एंड फिर भी द लेडी वॉज लाइक कि नहीं क्यों देना है केक। सो देन व्हाट हैपेंड, लेट्स जस्ट रीड दैट. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Now हमको क्या लगेगा यहाँ पर, देखो जैसे हम लाइन्स पढ़ेंगे ना हमको लगेगा कि ऐसे थोड़ी होते हैं कोई सेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, फिर जो सेंट पीटर हैं उनको गुस्सा आ गया। नाउ यू विल बी लाइक जब कोई सेंट होता है तो उसको गुस्सा नहीं आता, बट भाई ऐसी हरकत है तो एनीबडी विल गेट प्रोवोक्ड कहना चाहिए, ठीक है। तो फिर सेंट पीटर को गुस्सा आ गया बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड फेंट, लाइक बहुत भूख लग रही थी उनको, बिकॉज उन्होंने फास्ट रखा था, एंड ऑल अबाउट टू फेंट, ही वॉज लूजिंग हिज कॉन्शियसनेस, एंड श्योरली सच अ वुमन। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ऐसी अगर कोई लेडी या ऐसा कोई भी पर्सन होगा जो इस तरीके से बिहेव करेगा कि वो इतने केक्स में से एक पीस नहीं दे पा रहा है किसी को, दैट इज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। वो बहुत काफ़ी है किसी भी सेंट को भी प्रोवोक करने के लिए। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना,
ठीक है, आई होप दैट इज द राइट हिंदी वर्ड। लाइक किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना, लाइक सपोज अगर ऐसा होता है ना कई कबार कि आप जो छोटे भाई बहन होते हैं वो अपने बड़े भाई बहन को इतना परेशान कर देते, इतना परेशान कर देते कि एक वक्त आता है जब उनका जो सब्र का घड़ा होता है दैट्स लाइक फुल, एंड देन फिर उनको गुस्सा आता है ना। तो जब क्या होता है, मतलब थोड़े टाइम तक आप लोगे, यू विल लाइक ओके ठीक है, एक्सेप्ट किया, कुछ चीज़ को एक्सेप्ट किया, एंड देन देयर विल बी टाइम यू आर लाइक अब बहुत हो गया है ना, लिमिट क्रॉस हो गई है, अब आपको गुस्सा आ जाएगा। सो एक सेंट को भी ऑब्वियसली अगर इतना कोई प्रवोक करेगा तो वो गुस्से में जरूर आएंगे। सेम थिंग हैपेंड, सेंट पीटर इज वेरी एंग्री। After watching all this, Saint Peter became very angry. The reason was he was very hungry and was feeling very weak. बहुत weak feel हो रहा था उनको, तभी तो लिखा है faint, like almost बेहोश होने वाले थे। And the behavior of the selfish woman was enough to provoke a saint. और ये behavior बहुत ज़्यादा था, like काफ़ी था वो किसी saint को भी गुस्सा दिलाने के लिए, provoke करने के लिए। Done? Okay, चलिए next stanza. And he said, अब सेंट पीटर कुछ बोलेंगे, and he said you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. और फिर सेंट पीटर बोलते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश हो, और इतने सेल्फिश पर्सन को एक ह्यूमन फॉर्म में जीने का, लाइक टू ड्वेल मतलब टू लिव इन अ ह्यूमन फॉर्म जो है वो बिल्कुल भी ऐसा बोलना चाहिए कि वर्दी नहीं है, ठीक है। सो द वुमन इज सो सेल्फिश कि अकॉर्डिंग टू सेंट पीटर शी शुड नॉट हैव दिस लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। क्यों? बिकॉज शी हैज़ बोथ फूड एंड शेल्टर, ठीक है, उनके पास खाना भी है, घर भी है, शेल्टर भी है, एंड ऑल्सो शी हैज़ फायर टू कीप हर वार्म, बिकॉज इट्स विंटर सीजन है ना, नॉर्थलैंड में बहुत बर्फ गिरती है, बहुत ठंड है। तो जो ये बिगिनिंग में दिया है ना कि नॉर्थ लैंड है, बहुत ज़्यादा विंटर्स में नाइट्स लॉन्ग होती हैं, जब स्नो करता है तो देन रेंडियर्स, स्लेजेस, बच्चों को फरी क्लोथ्स पहनाना, ये सब पता है आपको क्यों बताया था? इस लाइन के लिए स्पेसिफिकली, बिकॉज आपको कैसे पता चलेगा कि फायर की बात क्यों की गई है? तो इतने ठंडे रीजन में अगर किसी के पास फायर नहीं होगा, लाइक टू गेट दैट वार्मथ, क्योंकि ठंड में आपको वही चाहिए ना, अब हीटर्स वगैरह हम रखते हैं, सेम थिंग यहाँ पे फायर की बात की गई है। सो वही सेंट पीटर उनको बोल रहे हैं कि तुम्हें ये जो मिल गया है ना ह्यूमन फॉर्म, और इसमें तुम्हें खाना भी है, तुम्हारे पास शेल्टर भी है, तुम्हारे पास फायर भी है टू कीप यू वार्म, दीज आर द थिंग्स जिसके लिए तुम वर्दी नहीं हो, यू आर नॉट लाइक लायक। क्यों? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। क्लियर? सो सेंट पीटर सेड टू द वुमन दैट यू आर टू सेल्फिश to live the human life, you do not deserve food, house and fire, ठीक है, to keep you warm. You have become very selfish, as a result are not ready share the resources with anyone. और जब आपके पास सारी चीज़ें हैं, you have everything, you have all the resources, और अगर आप रेडी नहीं हो उसको शेयर करने के लिए किसी के साथ, इसका मतलब आप कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश हो गए। और वही एक चीज़ होती है जो आपका एक लाइफ का ग्राफ गिराने में बड़ा काम करती है, समझ रहे हो? सेम थिंग यहाँ पर वो उस लेडी को भी बोल रहे हैं कि यू डू नॉट डिजर्व ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज तुम्हें ये सब चीज़ें मिल गई है ना, तो तुम कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश हो गई हो। डन? ओके, नेक्स्ट द सेंट पीटर सेज, now you shall build as the birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry world. अब जो सेंट पीटर हैं वो कर्स करते हैं इस लेडी को। कर्स का मतलब क्या होता है? एक तरीके से श्राप देना, ठीक है। सो वो कर्स करते हैं इस लेडी को कि अब तुम एक बर्ड की तरह, एक पक्षी की तरह क्या करोगी? अपना घर बनाओगी, ठीक है। सो जो बर्ड्स होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही उनका बर्थ होगा लाइक उनको ना घर नहीं बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज दे हैव लाइक प्रॉपर घर, बिकॉज ह्यूमन बींग्स के पास घर होता है, बट बर्ड्स को अपना घर खुद बनाना पड़ता है ना, जो नेस्ट है वो खुद बिल्ड करते हैं, इतने सारे तिनके लेकर आते हैं, इतना टाइम तक, डिस्टेंस तक वो उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, देन दे फाइंड छोटे छोटे स्क्रैप्स, छोटे छोटे तिनके, देन दे यूज दोज एंड बिल्ड अ नेस्ट। सेम थिंग वो अब उस बर्ड की तरह, मतलब ये जो लेडी है उसको कर्स करते हैं कि तुम अब एक बर्ड की तरह अपना घर खुद बिल्ड करोगी, एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड। और वो बर्ड जो है वो इतनी मेहनत से घर बनाते हैं, फिर उड़ते हैं, इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर जाके उनको थोड़ा बहुत कुछ खाना मिलता है ना। बट यहाँ पर खाना किससे रिलेट किया गया है? गेट योर स्कैंटी फूड, स्कैंटी मतलब बहुत कम, ना के बराबर खाना मिलेगा तुमको। कैसे मिलेगा? बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। तो ये जो बर्ड है जिसे हम वुड पैकर कहते हैं, आगे जाके आप इनके बारे में देखोगे, तो ये जो बर्ड है इट हैज़ टू लाइक बोर, है ना, वो ऐसे से कर करके लकड़ी के टुकड़े को तोड़ते हैं, फिर उसमें से अगर कुछ इनको अर्थवॉर्म या कोई कीड़ा मिल गया, दे विल फाइंड दैट एंड ईट इट। तो इतनी मेहनत, इतना हार्ड वुड होता है, इतना ज़्यादा ताकत लगती है, मतलब आप अगर ऐसे करोगे नेल से तो क्या लकड़ी में ऐसे बिल्कुल टूटती रहेगी? नहीं, यू नीड बहुत सारा फोर्स। और वो जो बर्ड है वो इतनी मेहनत से इतना बोर करते हैं उस वुड को, देन उसके बाद कुछ खाना मिलता है, स्कैंटी फूड। सो वो लेडी जो है उसके पास शेल्टर है,
तो उसकी कैसे कीमत पता चलेगी? बोला कि अब तुम एक बर्ड की तरह अपना घर बनाओगे। सेकेंड थिंग, तुम्हारे पास बहुत खाने के लिए चीज़ें हैं, केक्स हैं और वो नहीं दे रही है, उसमें भी सेल्फिशनेस है, तो अब तुम्हें थोड़ा बहुत खाना मिलेगा। वो भी कैसे? यहाँ पर क्या है, शी हैज़ लाइक फायर टू कीप हर वार्म, शी विल नॉट फील इतना ज़्यादा ठंड यू नो इन विंटर्स, एंड शी विल नॉट बी, बोलना चाहिए, ट्रबल्ड, है ना। बट एक बर्ड के पास थोड़ी होता है, बर्ड्स के पास क्या हीटर होता है ट्री पे लगा हुआ? नहीं ना। तो उनको कितना भी कोई भी मौसम हो, दे हैव टू वर्क सो मच हार्ड, और फिर जाके उनको थोड़ा बहुत खाना मिलता है। सेम थिंग उन्होंने किसके लिए बोला है? इस लेडी को कर्ज दिया कि अब तुम भी एक बर्ड में चेंज हो जाओगी, जो खुद एक बर्ड की तरह खाना बनाएगी, थोड़ा बहुत खाना, खुद एक घर बनाएगी, नेस्ट बिल्ड करेगी, बहुत मेहनत के बाद थोड़ा बहुत तुमको खाना मिलेगा। सो सेंट पीटर कर्स्ड द वुमन दैट शी वुड बिकम अ बर्ड एंड बिल्ड हर होम लाइक द बर्ड्स बाय बोरिंग इनटू द वुड by all day working hard and then would get some food to eat। तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके थोड़ा बहुत तुमको खाना मिलेगा, और खुद का घर भी नहीं होगा तुम्हारे पास, तुमको खुद उसको बिल्ड करना पड़ेगा, जैसे कि एक बर्ड करती है। तो इस तरीके से उन्होंने गुस्से में एक कर्स दे दिया, श्राप दे दिया किसको? इस लेडी को। डन? ओके। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड वाज, देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird। and then lady के पास एक मिनी सेकेंड भी नहीं था that she could explain या she could say anything। उनको इतना सा भी वक्त नहीं मिला कि वो कुछ कह पाए। जैसे हम देखते हैं ना, कुछ माइथोलॉजिकल मूवीज होती हैं या सीरियल्स होते हैं, दैट अगर किसी ने श्राप दिया जाओ तुम्हारे साथ ये होगा, एंड देन सडनली वो चेंज हो जाता है उसमें, है ना। द सेम थिंग यहाँ पर हमको बताया गया इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी कि एकदम से वो जो लेडी है वो क्या हुआ, बर्ड में चेंज हो गई। शी डिड नॉट गेट थोड़ा सा भी टाइम टू एक्सप्लेन और टू से एनीथिंग। और हुआ क्या, एकदम से चिमनी से, घर की जो चिमनी थी उससे एक बर्ड बाहर उड़ते हुए निकली, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड शी कुड नॉट इवन गेट अ टाइम टू स्पीक अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर। और किस बर्ड में वो चेंज हो गई थी? वुडपेकर में। अभी मैंने बात किया ना, वुडपेकर ये बर्ड है, इसके पहले भी अभी हमने जो देखा, दैट इज अ वुडपेकर, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। क्यों? क्योंकि वो एक बर्ड में चेंज हो गई थी। So as Saint Peter cursed the woman, she went through the chimney and flew out from it in the form of a bird. She did not get a chance to speak a word. The woman was turned into a woodpecker as the saint cursed her. So because Saint Peter ने उसको कर्स कर दिया था लेडी को, she changed into a bird। कौन सी bird? woodpecker, and she did not get even a second। अब तो कुछ बोलने के लिए नहीं रह गया था, and she did not even get a chance। और वो एकदम से अपने घर से बाहर जैसे निकलती हैं तो वो एक bird के फॉर्म में निकलती हैं। क्लियर? ओके। Next stanza says, she had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame। क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि ये जो बर्ड है, मतलब जो लेडी है, उन्होंने एक स्कारलेट कैप, एक रेड कलर की कैप पहनी हुई थी, जैसे हम वुडपेकर के देखते हैं ना, सर पे देयर इज लाइक अ रेड कलर का हुड। सेम थिंग, वो जो लेडी है, शी वाज वेयरिंग अ कैप दैट वाज अ स्कारलेट कैप। ठीक है, तो वो तो एज इट इज रह गया था, लाइक व्हेन शी वाज चेंज इनटू अ बर्ड, वो स्कारलेट कैप एज इट इज रह गई। बट बाकी जो भी था, लाइक लेडी के जितने भी क्लोथ्स थे, जो भी था, सब कुछ बर्न हो गया था, जल गया था। किसमें? इन अ फ्लेम। ठीक है, क्योंकि वो चिमनी के थ्रू निकली ना, तो फ्लेम फायर प्लेस होगा। सो शी लाइक एवरीथिंग वाज बर्न, सिर्फ उनकी स्कारलेट कैप रह गई थी, बाकी सारी चीजें जो है वो राख हो गई थी, लाइक ब्लैक एज अ कोल। Clear? Okay. The woman was wearing a scarlet, a red color cap. Only that cap was left as it is, and other than that, जितने भी उनके कपड़े थे, her clothes were burned and became black like coal in the fire. So this is what happened. कर्स काम कर गया and she changed into a bird। तो वही चीज़ है यहाँ पर, मतलब ऐसा लग रहा है ना स्टोरी पढ़कर कि मे बी ऐसे वुडपेकर्स बने, बट वी कांट से दैट, राइट। इसीलिए ये जो पोइटस है फीब कैरी, शी डज नॉट बिलीव्स इन दिस कि ऐसा कुछ सच में हुआ होगा, बट दिस इज अ वेरी गुड स्टोरी टू गिव यू अ लेसन। ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है कि अभी हम ऐसे सेल्फिशनेस दिखाएंगे तो कोई सेंट आएंगे, हमको शराब देंगे और हम बर्ड में चेंज जाएंगे। नो, दैट विल नॉट हैपन, बट ऑब्वियसली यू हैव टू बेयर सम रेपरकशंस। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी, लाइक जो रेपरकशंस कैसे बताऊँ, जैसे जो नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं ना, वो तो आपको फेस करना ही पड़ेगा इफ you do something like this। So same thing is taught here to us। Yeah, okay। All the school boys, okay, let's just read these stanza। And every country school boy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food। So this is the last stanza। क्या लिखा है यहाँ पे? और हर एक बच्चे ने भी, लाइक उस पूरे रीजन के एक एक बच्चे ने भी उस बर्ड को देखा है इन द वुड। ठीक है, कि वो क्या कर रही है वो बर्ड?
शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, अभी भी वो पेड़ों पे रहती है, ट्रीज पे ही रहती हैं, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड एंड नाउ ऑल्सो खाने के लिए शी हैज़ टू बोर ऑलवेज। वुड पैकर का काम ही है पैकिंग करना है, तभी तो नाम है वुड पैकर, है ना। दैट्स वाई वो चीज़ अभी भी चल रही है और हर एक इंसान ने देखी है। सो ऑल द स्कूल बॉयज हैव सीन इन द बर्ड इन द वुड्स, शी लिव्स इन द ट्रीज फॉर द होल डे एंड डग द वुड फॉर फूड। सो दिस इज हाउ स्टोरी एंड होती है एंड इट वॉज अ लेजेंड ऑब्वियसली बिकॉज ये एक स्टोरी था एंड बहुत सारे स्टांसेस के फॉर्म में था, राइट। और अगर कभी कोशिश करो तो इट इज़ लाइक अ सॉन्ग, मे बी मैंने शायद कोशिश की भी थी लाइक इन द प्रीवियस वीडियो, आई डोंट रिमेंबर, आई कांट रिकॉल इट, बट जस्ट चेक इट, यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दिस इज वॉट हैपेंड, फाइनली द लेडी वॉज टर्न टू अ बर्ड एंड वट एवर शी हैड लाइक द केक्स, द हाउस, द फायर टू कीप हर वार्म, सारी चीज़ें पीछे रह गई, शी कुड नॉट टेक इट ना विथ हर। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ अ सेल्फिशनेस। तो वो एक केक दे देती अगर सेंट पीटर को, क्या हो जाता है ना, उनका कुछ नहीं जाता, बट सेंट पीटर कितने खुश हो जाते हैं एंड मे बी कर्स की जगह वो कुछ अच्छा ही उनको देकर जाते हैं, राइट। सो दिस लेजेंड इज नरेटेड टू टीच एवरीवन नॉट टू बी ग्रीडी इन देयर लाइफ एंड मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प दोज इन नीड। तो दो मैसेजेस हैं जो आपको यहाँ पर कन्वे किए गए हैं, मे बी इस पर आपको क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द मैसेजेस कन्वेड, या फिर विच इज द कोट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोट इज लाइक द बेस्ट सूटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोअम। सो दो लेसन्स क्या हैं, सबसे पहले इतने सेल्फिश और ग्रीडी हमको, मतलब सेल्फिश ग्रीडी होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, आपको कभी भी, यू शुड नेवर बी लाइक कि मेरी चीज़ है, वाई टू गिव इट टू अदर्स, नो। एंड नंबर टू, अगर किसी को ज़रूरत है, कोई भी ज़रूरतमंद है, अगर आप उसको हेल्प कर सकते हो, इफ़ यू हैव द रिसोर्सेज, डेफिनेटली डू इट। लाइक यू शुड नॉट बी लाइक कि नहीं मैं क्यों करूँ मदद, यू शुड डू इट, इट फील्स गुड, है ना। सो दीज आर द मैसेजेस, आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड ऑल द स्टैंजास, दे आर वेरी ईजी पीजी, कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ था नहीं उसमें, बस ये बहुत लेंदी है, but I hope you understood it. Now we have 50 questions to discuss based on this particular poem. So let's just jump into the very first MCQ based on this explanation. Clear? The very first question and something that you know कि first question कौन सा होगा कि भाई लिखा किसने है A Legend of Northland को. So who has written A Legend of the Northland? We already know Phoebe Carey, right? So Robert Frost नहीं, Robert Frost की तो हमने एक ही देखी है ना, The Road Not Taken. Coates Keaney, विलियम बटलर ईट्स, फीब कैरी, मतलब विलियम बटलर ईट्स भी मैंने इतनी बार बता दिया बिकॉज दिस इज देयर इन योर बुक, इट्स नॉट देयर इन योर टर्म एंड सिलेबस बट येस इट्स देयर, ठीक है। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कोट्स कीनी, विलियम बटलर ईट्स, आंसर इज फीब कैरी। सो ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर, दैट इज डी, डन, ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थलैंड ड्यूरिंग विंटर्स। तो विंटर्स में नॉर्थलैंड से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं यहाँ पे जो करेक्ट है, यानी बेसिकली आपका फर्स्ट स्टैंजा, ठीक है। सो डेज आर लॉन्ग, डेज आर शॉर्ट, है ना, तो ऑप्शन बी कैंसिल हो जाता है बिकॉज करेक्ट बताना है। बी इज नाइट्स आर शॉर्ट, नाइट्स आर लॉन्ग, तो ऑप्शन बी भी गलत है। थर्ड इज नाइट्स आर लॉन्ग, परफेक्ट, नाइट्स आर लॉन्ग। एंड डी इज द डे हैज इक्वल नंबर ऑफ आवर्स इन डे एंड नाइट्स, नो इट्स नॉट इक्वल, है ना, डेज लाइक है बहुत ज़्यादा, डेज हैव लेस नंबर ऑफ आवर्स एंड नाइट्स हैव अ लॉन्ग नंबर ऑफ आवर्स। सो ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल हो जाता है, यानी यू हैव योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नाइट्स आर लॉन्ग इज द करेक्ट वन। या फिर डेज आर शॉर्ट्स भी, शॉर्ट्स नहीं शॉर्ट भी होता, देन ऑल्सो यू वुड हैव marked it a tick, clear, okay. Next is the third one which says which of the following is a reindeer। या फिर आपको अगर explanatory या words वाले में भी पूछेंगे तो पूछ सकते हैं reindeer कौन होते हैं। So they are like a deer species, है ना, जो हमने देखा है summary वाले part में। Other than that, how do they look? That is something जो कि आपको मिल सकता है as a question and we have already seen summary में ना picture, so I hope you know it. Otherwise अगर बाकी animals पता है then also it would be a हेल्पफुल थिंग। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो वो डियर है, इट्स नॉट अ रेनडियर, ठीक है, डियर अलग हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ डियर, बी इज हम सबका फेवरेट डॉग, थर्ड इज अ वुल्फ टाइप का क्रीचर, है ना, तो ऑप्शन सी, फॉक्स, सॉरी वुल्फ भी नहीं, फॉक्स टाइप का क्रीचर है, सो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है। एंड डी, यस दिस इज द वन जिसे रेनडियर बोला जाता है। एंड ऑल्सो आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जा रही है विद दैट स्नो वाला वेदर टाइप, ठीक है, बिकॉज दे आर देयर ओनली, सो ऑप्शन नंबर डी है द परफेक्ट वन, सो इसे कहते हैं अ रेनडियर, डन, ओके। Next one is the fourth question which says which of the following is the correct meaning of the word sledge in to the sledges when it snows। तो sledge क्या है, मैंने बोला ना, एक कार्ट टाइप का होता है, व्हीकल टाइप का होता है जिससे इस एनिमल को टाई कर दिया जाता है एंड देन द एनिमल रन्स, और उस पर फिर जो भी चीज़ें या तो वो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं या फिर किसी पर्सन को बिठा के एक क्या बोलूँ, मतलब एक तरीके का एक चक्कर खिलाना, ठीक है, दैट इज समथिंग देयर। सो दैट इज व्हाट इज अ स्लेज। An attractive muddy shade of brown or green, this is a color, है ना, it's not sledge, sorry। So एक unattractive muddy shade of brown and green, maybe this is something else, but यहाँ पर color की बात नहीं की गई है, option number A is cancelled out। B is a vehicle
ऑन रनर्स, मतलब नीचे से कुछ पहिए वगैरह लगे रहते हैं, फॉर कन्वेइंग लोड्स ऑफ पैसेंजर्स, या तो फिर पैसेंजर्स बैठे होंगे उस पर या फिर ट्रांसपोर्ट होगा जो भी चीज़ें उस चीज़ों का, ओवर स्नो और आइस, तो आइस या स्नो पे ही उसको यूज किया जाता है, ऑफन पुल्ड बाय एनिमल्स, ऑब्वियसली एनिमल्स पुल इट। सो ऑप्शन नंबर सी जो है, बी जो है सॉरी, इट गिव्स अ करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड स्लेज, या पूरा मीनिंग, परफेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड स्लेज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज थिक सॉफ्ट वेट मड, बहुत ज्यादा थिक और सॉफ्ट और वेट मड, no, this is not the one. D is cropped cardigan like garment, cardigan that is a shrug not a sledge, so option number D भी cancel हो जाता है। Answer is option number B, that is एक vehicle जिसको use किया जाता है either to transport or a thing or a passenger, and it's run by animals, clear? Okay. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज वर्ड स्विफ्ट। स्विफ्ट मतलब बहुत तेजी से, है ना, मतलब जो तेजी से भागता है, लाइक रन्स वेरी फास्ट एंड समथिंग लाइक दैट। तो स्विफ्ट के लिए वर्ड जो होगा that is going to talk about a speed. So option number A is slow, option B fast, third is unhurriedly, D is leisurely. So it depends, अगर आपसे पूछा जाता ना which of the following is not the same as word swift, यानी which of the following are the antonyms or opposites, तो फिर slow, unhurriedly, leisurely तीनों सही होते। अभी पूछा गया है same यानी कि synonym, तो that is going to act as option number B fast। तो fast same meaning word है, और slow तो पता ही है धीरे, unhurriedly मतलब जो हरी में ना हो, that is again sorry, unhurriedly मतलब जो हरी में ना हो, that is जो स्लो हो, है ना, एंड D is leisurely मतलब आराम से रिलैक्स्ड, क्लियर। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B फास्ट इज द करेक्ट मीनिंग वर्ड और द सेम मीनिंग वर्ड एज द वर्ड स्विफ्ट, डन, ओके। नेक्स्ट इज व्हेन चिल्ड्रन वेयर फरी क्लोथ्स दे लुक लाइक, तो जब बच्चे जो है वो फरी क्लोथ्स पहनते हैं तो किसकी तरह दिखते हैं, बेयर कप्स, है ना। नाउ यू माइट गेट एनी काइंड ऑफ बेयर, वो ब्राउन वाला बेयर भी हो सकता है, पोलार बेयर भी हो सकता है, इट्स जस्ट दैट बेयर, आपको बोला नहीं है कौन सा वाला बेयर, राइट, बेयर मतलब भालू। सो ऑप्शन नंबर ए तो एक डियर का क्यूट सा बेबी है, सो नहीं, हमको कप बोला है, ऑफ बेयर कप बोला है, सो ऑप्शन ए गलत है। बी इज अगेन अ क्यूट लिटिल बेबी ऑफ अ मंकी, तो ऑप्शन बी भी आंसर। थर्ड इज एक बेयर का बेबी, है ना, दिस इज अ बेयर कप, एक पोलार बेयर का कप दिया हुआ है, नॉर्मली अगर वो भी कोई भी बेयर का कप दिया होगा दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, तो ऑप्शन सी तो सही है। एंड डी एक्स एक लायन का बेबी है ना, क्यूट सा, सो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। यू हैव योर आंसर दैट इज ऑप्शन सी, डन। सो जो बच्चे थे दे यूज्ड टू लुक लाइक बेयर कप्स, तो डायरेक्टली भी अगर आपको आ जाता है दैट्स सो ग्रेट, है ना, आपको पता ही है, बट इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर तो भी आपके लिए आसान होगा ही, डन, ओके। Next is which of the following is not the same meaning word as curious in they tell them a curious story। देखो अब आपको ना ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। नंबर वन हो सकता है आपको क्यूरियस के जितने भी मीनिंग्स पॉसिबल हैं वो सब दे दे, है ना, लाइक हम बोलते हैं ना क्यूरियस मतलब एक छोक वाला मीनिंग दे दें, क्यूरियस मतलब स्ट्रेंज वाला मीनिंग दे दें, या फिर आपको क्यूरियस के एक ही मीनिंग के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दे दें, समझ रहे हो। सिनोनिम एंटोनिम वाला क्वेश्चन ये है जो अभी हम सॉल्व करेंगे, और अगर ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आता है देन ऑल्सो इट्स इजी पीजी, बिकॉज आपको पता होगा कि क्यूरियस के कौन कौन से मतलब हैं, एंड उसमें से जहाँ पे भी स्ट्रेंज, अनयूजुअल, अनकॉमन, ऑड, इन सब की बात होगी दैट इज गोइंग टू एक्ट एज योर आंसर, है ना। तो यहाँ पर वर्ड क्यूरियस का कहीं से कहीं तक मतलब ये नहीं है कि यू नो एक इच्छुक, एक इनक्विजिटिव टाइप की चीज़, नो, इट्स समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, मतलब अजीब है। सो स्ट्रेंज, कॉमन, ऑड, अनयूजुअल, बोला क्या है, नॉट द सेम मीनिंग वर्ड एज क्यूरियस, नॉट, ठीक है। सो आपको क्या बताना है, ऑपोजिट बताना है। नंबर वन स्ट्रेंज, स्ट्रेंज तो सेम है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉमन मतलब जो नॉर्मल है, जो हमेशा होता है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ स्ट्रेंज थिंग, वो तो मतलब आपकी हैबिट ही हो गई ना, हैबिचुअल हो, सो ऑप्शन नंबर बी है जो नॉट द सेम है। थर्ड इज ऑड, ऑड मतलब जो अजीब है, जो स्ट्रेंज होता है वही अजीब होता है, समझ रहे हो, सो ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो जाएगा। एंड डी इज अनयूजुअल, सो इफ समथिंग इज यूजुअल इट इज कॉमन, इट इज लाइक जो हमेशा होता है तो वो स्ट्रेंज नहीं होगा, बट इफ समथिंग इज अनयूजुअल यस वो स्ट्रेंज होगा, है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बी कैंसिल आउट, यानी देयर इज ओनली वन वर्ड दैट इज नॉट द सेम मीनिंग वर्ड विच इज बी कॉमन। बाकी स्ट्रेंज, ऑड, अनयूजुअल ये सारे ही क्या है, सिनोनिम्स है वर्ड क्यूरियस अगर इस सेंटेंस में बात करें तो, डन, ओके। नेक्स्ट जाते हैं 8th क्वेश्चन पे विच सेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TIS इन आई डोंट बिलीव टिस ट्रू। सो टिस क्या है, इट इज, मैंने बताया था अभी समरी में, है ना। सो इट इज, दैट इज, दिस, दैट्स इट। अब आप सबको प्लेस करोगे ना आपको सभी सही लगेंगे। नंबर वन, I don't believe it is true, okay. I don't believe that is true. I don't believe this true. हाँ ये गड़बड़ है, this true नहीं होना चाहिए, this is भी दे देते तो और ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता, तो ऑप्शन सी तो सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है। I don't believe that
दैट्स इट, यानी दैट इज इट ट्रू। ओके, तो डी भी गलत है, बैठ ही नहीं रहा ना इस सेंटेंस में। सो अगर हम बात करें इट इज की और दैट इज की, आंसर इज इट इज, है ना। सो TIS का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए, इट इज ट्रू। सो माइट बी यू गेट चारों के चारों ऑप्शंस दैट आर पॉसिबिलिटीज, आपको लगे कि भाई प्लेस करके देख लो, सो दैट इज अ गैम्बल जो आप खेलोगे। नो, दैट इज नॉट समथिंग जो आपको MCQs में करना है। यू डोंट हैव टू प्ले अ गेम जिसके बारे में पता ही नहीं है। यू शुड बी रेडी, हाँ भाई इट इज पढ़ा था, सो दैट इज गोइंग टू एक्ट एज योर आंसर। हो सकता है ये भी बोल दें, यस, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है जब आपसे ये बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द वर्ड टिस करेक्टली as used in this sentence। तो जिस भी सेंटेंस में टिस का मतलब इट इज निकल रहा होगा, दैट इज गोइंग टू एक्ट एज योर आंसर। डन, ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स येट करेक्टली। फिर भी मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी एंड यू विल बी एबल टू लर्न द लेसन। ये बोलना चाह रहे हैं ना, येट, तो येट का मतलब फिर भी, स्टिल, इवन, सो अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से, नो, आफ्टरवर्ड्स, बाद में, स्टिल, फिर भी, एंड दस, इसलिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड येट। येट के बहुत सारे मीनिंग्स मिल सकते हैं आपको, बट यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं कौन सा सही है, तो बाकी तीन तो सही भी नहीं है, है ना। एंड अगर पोएम की बात करें तो ऑब्वियसली स्टिल इज यूज्ड देयर। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टिल इज द करेक्ट मीनिंग वर्ड ऑफ द वर्ड येट। डन, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रीचिंग। प्रीचिंग का मतलब क्या होता है? जो टीचिंग्स देते हैं ना, सेंट्स देते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, यू नो, दे हैव नॉलेज, दे गिव यू टीचिंग्स, दे टेल यू व्हाट टू डू, व्हाट शुड नॉट बी डन एंड समथिंग लाइक दैट। तो प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश, समझ रहे हो। सो विश और होप स्ट्रांगली फॉर अ पर्टिकुलर आउटकम और सिचुएशन, दिस इज समथिंग जो आप होप कर रहे हैं, इट्स नॉट प्रीचिंग। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी इज द गिविंग ऑफ अ मॉरल एडवाइस और डिलीवरी ऑफ अ सर्मन और रिलीजियस एड्रेस टू ग्रुप ऑफ पीपल। तो जो उपदेश दिए जाते हैं बहुत सारे लोगों को, है ना, या जो मॉरल टीचिंग्स दी जाती हैं, दैट इज व्हाट इज अ प्रीचिंग। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट, ऑप्शन बी सही है। सेलिब्रेटिंग अ पर्टिकुलर इवेंट, प्रीचिंग का मतलब सेलिब्रेशन नहीं होता है, तो ऑप्शन सी गलत है। टू एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी टू इंप्रूव हेल्थ एंड फिटनेस, दैट इज एक्सरसाइजिंग, नॉट प्रीचिंग। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, एंड यू हैव योर आंसर इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द गिविंग ऑफ the the moral advice or delivery of a sermon or religious address to group of people। in short, जो उपदेश होते हैं वो देना लोगों को, है ना, जो मॉरल एडवाइसेस होती हैं, दोस, दैट इज व्हाट इज preaching। Done, okay। Next is option number 11। What did Saint Peter see in the cottage? cottage में क्या देखा उन्होंने? A big woman was breaking the cake। ना तो वुमन बिग थी, ना ही शी वॉज ब्रेकिंग, शी वॉज बेकिंग। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, बिग भी गलत है और ब्रेकिंग भी गलत है। बी, अ लार्ज वुमन वॉज बेकिंग द केक, बेकिंग तक तो ठीक है, बट शी वॉज नॉट अ लार्ज वुमन, तो ऑप्शन बी भी गलत है। थर्ड इज अ लिटिल वुमन वॉज बेकिंग द केक, यस, देयर वॉज लाइक छोटी सी अ वुमन हु वॉज बेकिंग, यानी केक्स वो बना रही थी, तो ऑप्शन सी सही है। और स्मॉल वुमन वॉज ब्रेकिंग द केक, नॉट ब्रेकिंग, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अ लिटिल वुमन वॉज बेकिंग द केक। तो ये बहुत ही इजी सी पोएम है, आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस यू कांट एक्सपेक्ट। यस, अगर आपसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जो मैसेज रिलेटेड हैं, जो यू नो कोट रिलेटेड हैं, देन डेफिनेटली आपको थोड़ा सोच विचार करके आंसर करना पड़ेगा, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चंस आर वेरी इजी। डन, ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग ऑफ द हर्थ, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट पिक्चर ऑफ हर्थ, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी तो एक गैस स्टोव है दैट एवरीबडी हैज इन देयर होम्स, बी इसे कहते हैं हर्थ, सी इज अ अवन, है ना, एंड डी इज व्हाट अ चिमनी। क्लियर? सो ऑप्शन ए सी डी गलत है, यू हैव योर आंसर। बी वाला पिक्चर है जिसको एक हर्थ बोला जाता है, एंड देन यू कैन कीप द थिंग्स एंड यू कैन जस्ट बेक इट। इसको एक फायर प्लेस की तरह भी यूज किया जा सकता है, लाइक यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट एज अ फायर प्लेस, जो गर्मी के लिए यूज किया जाता है एट होम, दैट इज समथिंग एल्स, एंड दिस इज ऑल्सो हर्थ, मतलब एक भट्टी टाइप का। क्लियर? सो आंसर ऑप्शन बी इज लाइक द मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर बाकी चारों में देखें तो। डन, ओके। नेक्स्ट इज व्हाई डिड सेंट पीटर आस्क फॉर द केक, व्हाट वाज द रीजन सेंट पीटर ने खाने के लिए केक क्यों मांगा? बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो बहुत थक गए थे, बिकॉज ही वॉज थर्स्टी, बिकॉज उनको प्यास लग रही थी, ही वॉज फुल फेड, मतलब पूरी तरीके से खाना खा के आए थे, ही वॉज हंग्री, उनको भूख लग रही थी, ऑब्वियसली उन्होंने फास्ट रखा था, व्रत रखा था, एंड ही वॉज हंग्री। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ना तो ऐसा है कि वो थक गए थे, दैट मे बी वो थक गए हो, बट इट वॉज नॉट द रीजन फॉर द केक, ही वॉज फीलिंग hungry, and because of that he was all about to lose his consciousness, so he was not
नॉट टायर्ड नहीं बोल सकते, मतलब द रीजन ऑफ बीइंग टायर्ड इज नॉट लिंक्ड विद द केक, समझ रहे हो. ही वॉज नॉट थर्स्टी, ऐसा कुछ नहीं बताया. ही वॉज फुल फ्लेड. इफ ही वुड हैव बीन लाइक पूरी तरीके से पेट भर के खाना खाते तो वाई वुड हैव बीन he would have asked about the cake. So option D है perfect. He was hungry and that's why he asked for the cake. Very easy. Done. Okay. Next is, what was the reason due to which the woman did not give the cake to Saint Peter when she baked it for him for the first time? सबसे पहली बार जब उन्होंने केक बनाया, then क्या हुआ that she did not give the cake to Saint Peter? She felt it was too large to give it away, है ना. So she felt it was larger than the previous one. जब पहली बार केक बनाया है, then how would she compare it, है ना. second time she compares it. तो option B, A जो है वो एक comparison है जो हम second time देखते हैं, ना कि in the very first go. She felt it was smaller than the previous one. Again, there is a comparison which is not going to act as the answer. She felt it was too large to give away. Perfect. She felt it was not baked properly. नहीं. शी वॉज नॉट सच अ गुड लेडी कि वो सोचेंगे अरे नहीं अच्छे से बेक नहीं हुआ है एंड देन आई विल गिव यू एक और केक बना के. नो, शी फेल्ट ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा था टू गिव अवे, लाइक ऐसे किसी को दे देने के लिए. सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज परफेक्ट. शी फेल्ट दैट इट वॉज टू लार्ज टू गिव इट अवे. दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम, द रीजन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. डन. ओके. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द फॉलोइंग लाइंस. राइम स्कीम बड़ी ही आसानी से आप पता कर सकते हो बिकॉज ये पूरी पोएम में ना एक प्रॉपर राइम स्कीम चल रही है एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले क्या करोगे, जो लास्ट के वर्ड्स हैं यू हैव टू रिमेंबर देम, मतलब यू हैव टू जस्ट सी देम. सबसे पहला वर्ड वुड बी लेटर ए, दैट इज रेंडियर. सेकेंड इज स्नोज, रेंडियर स्नोज. राइम कर रहा है क्या? नो, सो इट इज बी. देन कब्स, रेंडियर कब्स नहीं कर रहा है राइम. स्नोज कब्स, स्नोज कब्स डिफरेंट है, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी जो थर्ड है कब्स, दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट, दिस इज सी. एंड देन क्लोथ्स, अब सेम आ रहा है. स्नोज क्लोथ्स, कब्स डिफरेंट है, समझ रहे हो. जैसे इसको पढ़ो कब्स क्लोथ्स, अस कब्स, समझ रहे हो. सॉ एंड अस ऐसा आ रहा है साउंड, इतना बारीक है इसमें, बट एक बार अगर कर लिया तो आपके लिए बड़ा इजी है. हर जगह आपको ABCB ही मिलेगी राइम स्कीम इन दिस पर्टिकुलर पोआ. Done. So ABCB is the rhyme scheme. किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में. You have your answer in front of you. That is ABCB. Otherwise भी अगर आपको confusion होता है like what to do, then क्या करो ना, आप वो rhyme scheme रख के देख लो. अगर इतना टाइम है आपके पास then do that. Otherwise be prepared with the rhyme scheme. जितनी भी poems हैं उसको एक बार ना खुद से rhyme scheme निकाल के देख के tally कर लो whether that's right or not, and then आपको समझ आ जाएगा कि whether you have understood rhyme scheme निकालना. Done? Okay. नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड नीडिंग. अब नीडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द समरी. अब मीनिंग पढ़ लेते हैं कौन सा है जो एक एक्सप्लेनेशन दे सकता है, एक डेफिनेशन दे सकता है ऑफ द वर्ड नीडिंग. तो पहला, टू प्रेस समथिंग स्पेशली अ मिक्सचर फॉर फर्मली एंड रिपीटेडली विद द हैंड्स एंड फिंगर्स. परफेक्ट, यही है डेफिनेशन. किसी भी मिक्सचर को प्रेस करना, लाइक यू टुक आटा, ठीक है, व्हीट फ्लावर, एंड यू टुक वाटर, एडेड इट, एंड देन आप अपने हाथ से प्रेस करोगे ना, देन ओनली तो वो आटा बनेगा. दैट इज व्हाट इज नीडिंग. क्लियर? For firmly and repeatedly with the hands and fingers, with hands and with fingers you knead it. Clear? So this is the correct meaning. B is moving by turning over and over on an axis. तो मतलब कुछ अलग ही process आ रहा है, like you take an axis and you turn it over and over. तो option B गलत है. Third is cook in hot fat or oil, typically in a shallow pan. This is frying, है ना. Cooking एक process है, but this is frying, not kneading. D is cooked by dry heat without direct exposure to a flame. Maybe this is baking, but not this one. So option क्या हो जाएगा? सीधे सीधे option A है जो आपको correct explanation दे रहा of the word kneading. Done? Okay. Next is, which of the following was the reason when for the second time the woman A आ जाएगा, it's not women, woman decided not to give the cake to Saint Peter. Second time क्या reason रहा होगा? अब आएगा comparison, है ना, कि ये तो पहले जितना ही large है. So she felt it was smaller than the previous one. If it was smaller तो वो second go में दे देती केक, maybe, I don't know. नहीं, मतलब वेफर भी नहीं दिया तो शायद नहीं देती. तो ऑप्शन नंबर A कैंसिल आउट हो जाता है. B is she felt it was larger than the previous one. Was it larger? आप इसी को टिक कर दोगे. नहीं, ये नहीं था रीजन. इट वॉज सेम एज द प्रीवियस वन. तो ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाता है. शी फेल्ट इट वॉज ओवर बेक्ड. उनको ऐसा लग रहा था कुछ ज्यादा ही बेक हो गया, लाइक जल गया है केक. नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. शी फेल्ट इट वॉज एज लार्ज एज द प्रीवियस वन. येस, परफेक्ट. यानी जितना पहले केक जो बनाया था वो जितना लार्ज था ना, द सेकेंड टाइम ऑल्सो द केक वॉज एज लार्ज एज द प्रीवियस वन. तो फिर क्यों देना है? सो ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट आंसर. डन? ओके. नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग. आपको सबसे पहले तो रिलेशन समझना पड़ेगा, लाइक व्हाट इज द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग दोनों के बीच में, लाइक टाइनी एंड ह्यूज, एंड देन यू फिल द ब्लैंक. अब देखो ना, ये दो क्वेश्चन हो सकते हैं. हो सकता है आपको सिर्फ यहाँ का वर्ड ढूंढना है, लाइक यू नीड टू फाइंड द वर्ड जो इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करेगा.
अदरवाइज हो सकता है आपको चारों ऑप्शंस मतलब ये भी ब्लैंक दे दें, कुछ भी ना हो इधर पे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा और काम बढ़ जाता है। डिफिकल्ट नहीं होते हैं क्वेश्चंस, बट थोड़ी सी आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, बिकॉज आपको सारे ऑप्शंस को एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, फिर दोनों में क्या रिलेशनशिप है, देन इज इट सूटेबल और सूटिंग एज पर जो क्वेश्चन में दिया है, तो थोड़ी सी मेहनत हो जाती है, बट ठीक है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, सो बी प्रिपेयर्ड। हो सकता है आपको वैसा भी दे दे, बट अभी के लिए यू जस्ट हैव टू फाइंड एक ब्लैंक। सो टाइनी और ह्यूज के बीच में क्या रिलेशन है? टाइनी मतलब छोटू सा, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, सो दिस इज व्हाट, एक ऑपोजिट वाला रिलेशन है ना, दीज आर एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर। अब आपको ब्रेव के साथ भी एक ऐसा वर्ड रखना पड़ेगा जो इसका ऑपोजिट हो, क्लियर? सो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है करेजियस। ब्रेव मतलब जो बहुत हिम्मत वाला है, डरता नहीं है, और करेजियस का भी मतलब यही है, हिम्मत वाला, है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो तो सिनोनिम्स कर देता है, मतलब रिलेशनशिप को उल्टा ही कर रहा है, तो ऑप्शन ए तो कैंसिल हो जाता है। बी इज फियरलेस, नॉट फियरफुल। फियरलेस का मतलब जिसमें डर नहीं है, राइट, फियरलेस बहुत ही आसान है, तोड़ के समझ लो। सो फियरलेस इज अगेन व्हाट, सिनोनिम और ऑपोजिट ऑफ ब्रेव, सिनोनिम, बिकॉज इसको डर नहीं लगता वही तो ब्रेव है, सो ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल आउट हो जाता है। थर्ड इज कावर्ड, कावर्ड होता है डरपोक, ठीक है, डरपोक को इंग्लिश में बोला जाता है कावर्ड। सो ब्रेव और कावर्ड क्या होंगे? एक हिम्मत वाला वर्ड है ब्रेव, कावर्ड इज डरपोक, यस दिस इज परफेक्ट, है ना, इट इज एन ऑपोजिट, तो ऑप्शन सी सही है। डी इज वैलरस, वैलरस ना उन सब के लिए यूज किया जाता है, सेनानी होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, कि मतलब जिन्होंने ना अपना बहुत ताकत दिखाई है, एंड दे वर लाइक लेट्स डू इट, तो वो हो जाता है वैलरस, क्लियर? सो ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाता है? कैंसिल, एंड यू हैव योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कावर्ड है जो फिल कर सकता है इस ब्लैंक को परफेक्टली टू कंप्लीट द होल रिलेशनशिप और द कंप्लीट रेशियो प्रपोर्शन वाला सिचुएशन। डन, ओके। Next one is the 19th question, which says, why did the women put back the cake on the shelf? Again, it's not women, it's a woman, A, ठीक है, तो किस लिए उन्होंने केक्स को शेल्फ पे वापस रख दिया? She felt the cakes were too large to give away. Yes, perfect, है ना, for her, जितने भी केक्स उन्होंने बनाए they were very large to give away for her, है ना, सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। शी फेल्ट शी माइट इरिटेट द सेंट, उनको ऐसा लग रहा था कि माइट भी ऐसा करके शी माइट इरिटेट द सेंट, तो ऐसा कुछ नहीं सोचा है ना, अगर ऐसा कुछ सोचती तो शी वुड हैव गिवन द केक, जब पहली बार बोला ना देन ही उठा के दे दिया होता, तो ऑप्शन बी तो गलत है। थर्ड इज शी फेल्ट शी वाज नॉट गुड एट बेकिंग, शी फेल्ट दैट आई एम नॉट अ गुड बेकर, मुझे नहीं बनाना आता है केक, देन हाउ विल आई गिव इट, नहीं, ये तो नॉनसेंस है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। डी इज शी फेल्ट सेंट माइट नॉट पे द अमाउंट शी वुड आस्क फॉर, दिस इज फनी, कि शी फेल्ट की माइट भी, अगर मैं बोलूँगी कि 100 रुपये का केक है तो सेंट बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, तो कैसे मतलब काम चलेगा, नहीं, ऐसा कुछ मे बी इनडायरेक्टली हो, बट ऐसा दिया नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कि क्यों बाकी जितने भी केक्स बनाए थे, यहाँ जितने भी केक्स अभी बनाए जो लेडी थी उन्होंने शेल्फ पर वापस रख दिया, बिकॉज शी फेल्ट कि बहुत ज़्यादा ही बड़े हैं टू गिव इट अवे लाइक दिस ओनली, क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट द वुमन वाज सेल्फिश, इनमें से कौन सी वाली लाइन है, लाइक जो पोइट्री है उसमें से कौन सी वाली लाइन है जो प्रूव करती है कि द वुमन वाज सेल्फिश? नंबर 1, आई डोंट बिलीव टिस ट्रू, तो ये वुमन की नहीं है, ये तो फीब कैरी की लाइन है, ठीक है, मतलब ये जो पोइटस हैं उन्होंने बोला है कि मुझे नहीं लगता कि ये स्टोरी सही होगी, सो दिस इज रॉन्ग। बी इज लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, ये बात हो रही है सेंट की, नॉट अबाउट द वुमन, सबसे पहले तो यही पता कर लो किसके बारे में बात हो रही है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज दिस इज टॉकिंग अबाउट द सेंट नॉट द वुमन। थर्ड इज टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, अब केक बनाने के लिए उसने छोटू से छोटू स्क्रैप लिया डो का, ठीक है, जो भी आटा था उसका, यस, मतलब टाइनी से टाइनी लिया ना, दिस शोज कि हाउ सेल्फिश, हाउ ग्रीडी शी वाज, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है, दिस इज टॉकिंग अबाउट द वुमन। फोर्थ इज हैड अ स्कारलेट कैप, सो दिस इज अबाउट द बर्ड, वुमन के लिए भी है बट इनडायरेक्टली दिस इज अबाउट द बर्ड दैट शी हैड अ स्कारलेट कैप, या फिर वुमन के लिए कह सकते हो कि शी वाज वेयरिंग अ स्कारलेट कैप। स्कारलेट का मतलब क्या होता है? ब्राइट रेड कलर होता है, तो ऑरेंज टिंज, ठीक है, उसे बोलते हैं स्कारलेट, तो ये भी अबाउट वुमन ही है, बट दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रीडीनेस और समथिंग, इट इज टॉकिंग अबाउट द अपीयरेंस, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका परफेक्ट आंसर है, विच प्रूव्स दैट शी इज और शी वाज अ सेल्फिश लेडी, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो। डन, ओके। Next is which of the following uses the poetic device alliteration? Now this is a poetic device वाला question. You can expect it because एक poem है ना? So alliteration का मतलब क्या होता है? Same sound का repetition होना, उसी line में consecutive words हो या एक साथ word हो, डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो साउंड है ना वो वर्ड के बिल्कुल बिगनिंग वाले लेटर में होना चाहिए। क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? जैसे यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है हम थोड़ी ब्रेक करके समझते हैं, इतना बड़ा समझेंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो एंड द नाइट्स आर तक अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये पहला वाला जो साउंड है ना, ए का, टी का, एन और ए का, इस साउंड को पकड़ना है, एंड इसमें जो भी साउंड रिपीट हो रहा होगा
मतलब अगर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब वहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ है। जैसे लेटर नहीं देखोगे कि ए हो रहा है तो भाई यहाँ पे रिपीटेशन हो गया, नहीं, आपको साउंड पकड़ना है। नंबर 1 में बोल रहा है एंड जो साउंड है वो आ रहा है। बी इज द, तो द साउंड आ रहा है तो रिपीट नहीं हो रहा। नाइट्स में न साउंड, आर, दिस इज आर साउंड, आर, दैट इज एंड साउंड, तो साउंड रिपीट हुआ क्या? नहीं। सो दिस इज व्हाट? एलिट्रेशन। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, सॉरी। अब अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कुछ भी वर्ड ले लेते हैं, एंड द नाइट्स आर दे, ठीक है, सो द, दे, देन यहाँ पे साउंड जो है वो रिपीट होता है ना। अगर यहाँ पर आर ना होके दे होता तो देखो बिगनिंग में साउंड रिपीट होता, द, दे, तो वो हो जाता है एलिट्रेशन। बस इतना पकड़ना है आपको। अब हमें क्या करना है, लाइंस में यही चीजें देखनी है, कौन सी वाली लाइन है जहां पर बिगिनिंग में वो साउंड रिपीट हो रहा है, देन दैट्स गोइंग टू एक्ट एज योर आंसर। नंबर 1 में देखो, अगर एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, अब यहाँ पे देखो एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, मतलब कहीं पे भी साउंड पहली बार में रिपीट नहीं हुआ। क्लियर? तो ऑप्शन ए जो है वो तो कैंसिल हो जाता है। बी इज इन देयर फनी फरी क्लोज, यहाँ पर है एक साउंड, दैट इज इन देयर में तो कुछ भी नहीं है, फनी में फ साउंड है और फरी में भी फ साउंड है ना। तो ये जो फ साउंड है ना इन द बिगिनिंग, दैट इज व्हाट इज रिपीटिंग, तो उसको कहते हैं एलिट्रेशन। इसका मतलब आप बिगिनिंग में देखने वाले हो, आप इन द मिडिल नहीं देखोगे कि अगर कहीं पे साउंड वर्ड के बीच में भी रिपीट होगा तो वो क्या एलिट्रेशन होगा? नो, ओनली 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 इन द बिगिनिंग इफ द साउंड इज रिपीटिंग, देन डेफिनेटली वो क्या है? वो एलिट्रेशन है। और साउंड सेम होना चाहिए, लेटर्स नहीं होने चाहिए। बार बार मैंने इतनी बार बोला ना, ये मतलब जितने भी वीडियोस देखोगे ना पोएट्री वाले भी, आई हैव ऑलवेज टोल्ड दिस, स्ट्रेस ऑन द साउंड नॉट ऑन द वर्ड्स। अगर लेटर रिपीट करेंगे तो ऐसे तो मतलब हरी लाइन में पोएटिक डिवाइस यूज कर लोगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो परफेक्ट है। थर्ड इज वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, तो वंस में वो साउंड है, देन व्हेन द गुड सेंट पीटर, यू डोंट हैव एनी साउंड इन द बिगिनिंग, अगेन क्या है? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। लास्ट इज जस्ट एज ही डिड यू नो, तो जस्ट एज ही डिड यू नो, नो देयर इज नो साउंड, है ना। तो कोई भी साउंड रिपीट नहीं हो रहा है इन द बिगिनिंग, अगेन दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल। तो आंसर तो पहले ही मिल गया था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारी ऐसी लाइन्स हैं इस पोएम में जहां आपको एलिट्रेशन भर भर के मिलेगा, बट कहाँ से पता चलेगा भाई किसमें एलिट्रेशन है? वीडियो मिल जाएगा लिटरेरी डिवाइसेस या पोएट्री डिवाइस का, क्लिक ऑन दैट, यू विल गेट ऑल द एग्जाम्पल्स। ओके, नेक्स्ट जाते हैं, व्हेन द वुमन डिड नॉट गिव द केक टू सेंट पीटर व्हाट वाज हिज रिएक्शन। तो भाई जो वुमन है, पता नहीं कितना सेल्फिशनेस भरा हुआ था उनमें, उनने केक नहीं दिया, फाइनली सारे केक उठा के शेल्फ पे रख दिए कि नहीं दूंगी, है ना। तो उस वक्त सेंट पीटर का क्या रिएक्शन था? ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, ही बिकेम एंग्री। तो बहुत ही इजीली दिख रहा है ए बी सी और डी में, सी तो बड़ा ही क्यूट है, डैब वाला है ना, बट ये नहीं है आंसर। सेंट वुड नॉट बी डैबिंग, ओ वाओ हाउ फनी। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज एंगर। सो ऑप्शन बी जो है, दिस इज द रिएक्शन ऑफ द सेंट पीटर। उनको ना बहुत गुस्सा हो गया होगा, क्या कर रही है, मतलब केक नहीं दिया मुझे। सो ऑप्शन बी इज perfect. A is happy happy, C is a swag wala dab, and D is what? Sadness. So answer is B. Done? Okay. Next is what is the meaning of the word provoke? किसी को provoke करना मतलब किसी का क्या बोले, मतलब एक उकसाना, है ना, यही वर्ड है। हाँ बिल्कुल सही है, उकसाना इज द राइट वर्ड फॉर provoke। अब कौन सा वाला वर्ड है जो मीनिंग क्लियर कर रहा है? वर्ड सही सेम मीनिंग वर्ड है एज द वर्ड provoke। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना किसी चीज को, टू डिमिनिश, ठीक है, शांत कराना किसी को, जो करते ही नहीं है हम, है ना, गुस्से ही बढ़ाते हैं। सो यहाँ पे वही चीज़ है, एलिविएट मतलब किसी चीज़ के लिए किसी का गुस्सा वगैरह हो या कोई ऐसे इमोशन हो या रिएक्शन हो, आप उसको शांत कर रहे हो। यू आर नॉट मेकिंग द पर्सन टू इग्नाइट कि भाई अब बस तम आ जाओ, नहीं, दैट इज नॉट समथिंग। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कैंसिल हो जाता है। बी इज एले। एले का मतलब ही यही होता है, लाइक यू काम समबडी, यू आर लाइक कि आप डिमिनिश कर रहे हो, एंड दैट इज समथिंग जो कि ऑपोजिट एक्ट कर सकता है, बट नॉट द सेम मीनिंग वर्ड ऑफ द प्रोवोक। तो ऑप्शन ए भी कैंसिल हो जाता है। इवोक। इवोक का मतलब होता है कि यू मेक द पर्सन टू बी एंग्री, आप उसके जो इमोशन है उसको और बढ़ा देते हो, यू रेज इट, ठीक है, दैट इज व्हाट इज इवोक। एंड डी इज ईज, हम बोलते हैं ईज आउट, take a chill pill, that is what is becoming calm, peaceful, ease. So ease भी वही है, शांत कर देना। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, evoke is the perfect same meaning word as the word provoke. Done? Okay. और बड़ा आसान भी है याद रखना, provoke, evoke सेम ही है। Okay? All right. Next is what word can replace the word dwell into dwell in a human form? तो जो लाइन दी हुई ना, to dwell in a human form, इसमें dwell का मतलब क्या है? To live, है ना, एक ह्यूमन फॉर्म में रहना। सो जो भी वर्ड होगा लिव से रिलेटेड, दैट इज गोइंग टू एक्ट एज द वर्ड जो कि ड्वेल की जगह पोइट यूज कर सकती थी। सो ऑप्शन नंबर ए लिव,
परफेक्ट। बी इज रिजेक्ट, सी इज लीव, डी इज रेजिस्ट। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है, वन इज लिव, वन इज लीव। लीव मतलब चले जाना, टू लीव अ प्लेस। बी इज रिजेक्ट, रिजेक्ट कर देना। डी इज रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब रोकना कि नहीं 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 आई डोंट वांट इट, है ना, दैट इज रेजिस्ट। सो ऑप्शन बी सी डी आर रॉन्ग एंड यू हैव योर आंसर पहले ही ऑप्शन में, दैट इज लिव इज द वर्ड जो कि रिप्लेस कर सकता है वर्ड ड्वेल को, तो लाइन हो सकती थी टू लिव इन अ ह्यूमन form. Done? Okay. Next is the 25th question, which says, according to the Saint Peter, the woman was not worthy of, or not worthy of का मतलब not लायक, ठीक है। इसका मतलब अगर उनको किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है, या द पर्सन हैज़ गॉट एवरीथिंग एंड देन उसको समझ नहीं आता कि जिसके पास नहीं है उस पर क्या बीतरी होगी, देन द पर्सन इज नॉट वर्दी ऑफ, द पर्सन डज नॉट डिजर्व्स इट, है ना। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं जो अकॉर्डिंग टू सेंट पीटर वो फैक्टर्स हैं या वो रिसोर्सेज हैं जिसके लिए द वुमन वाज नॉट वर्दी ऑफ, बिकॉज उनको वैल्यू नहीं है कि वो चीज़ें जिसके पास नहीं है, और शी हैज़ द वैल्यू ऑफ दोज थिंग्स बट समवेयर शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट इन अदर्स लाइफ, इन द लाइफ ऑफ द पर्सन हु डज नॉट हैव इट। क्लियर? सो शेल्टर टू लिव इन, यस, तभी तो बोला है ना दैट यू विल हैव टू बिल्ड अ नेस्ट लाइक अ बर्ड, राइट। तो यहाँ पर ऑलरेडी शी हैज़ अ शेल्टर, तो इसीलिए उनको ये समझ नहीं आता है कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, एंड इफ समबडी इज नॉट बोल सकते हैं fulfilled with that resource, then what will be there on the mindset of the person. So option number A सही है। Not worthy of a shelter to live in, यानी कि because she has no shelter, she has a shelter, तो she is not worthy of it. Now food to eat, कैसे बोलें, like the Saint Peter is saying कि now she will have to like bore and bore and bore in the wood, hard dry wood, and then she will get scanty food, like थोड़ा ना के बराबर खाना मिलेगा, negligible food. So वही चीज़ है, he feels that the woman has all the cakes and store and stuff like that, so she does not know the value of it. और इसीलिए वो चाहते हैं कि now when she will have to work a lot, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी खाने की, तब रियलाइज होगा कि खाना जिसके पास नहीं होता उसकी क्या वैल्यू होती है। सो यस, फूड टू ईट। थर्ड इज फायर टू कीप हर वार्म, यस, शी इज़ नॉट वर्दी ऑफ दैट रिसोर्स टू, बिकॉज अगर उनके पास सारी चीज़ें हैं तो शी डज नॉट नो कि जिनके पास नहीं होगा ये भी रिसोर्स, या जिसको बहुत ठंड लग रही होगी, हाउ दे कोप अप विद इट। सो दैट इज़ वाई ये तीनों चीज़ें सही हैं। प्रूफ कैसे कर सकते हो, क्योंकि वर्ड में चेंज करते वक्त ही हैज़ गिवन 3 थिंग्स कि जिस लिए वो वर्ड में चेंज कर रहे हैं। नाउ शी विल हैव टू बिल्ड हर ओन हाउस, she will have to work very hard for the food, and obviously fire to keep her warm जो है वो पहले वाले स्टैंजा में बताया है। That's why she does not she should not live in a human form, because ये सारी चीज़ें जो मिल रही हैं she should not have that. Clear? So दोनों स्टैंजाज में प्रूफ होता है। That's why all of the above जो है वो आपका परफेक्ट आंसर है। Like all of the above things are some things जो कि आप फिल करेंगे इस ब्लैंक में। डन? ओके। नेक्स्ट इज द 26th क्वेश्चन विच सेज, व्हाई डिड द सेंट पीटर चेंज्ड द वुमेन इनटू अ बर्ड। बर्ड में चेंज क्यों किया? नंबर 1, सो दैट सेंट पीटर कैन लिव इन द शेल्टर ऑफ द वुमेन, बिकॉज ही वांटेड, द सेंट पीटर वांटेड कि दिस वुमेन शुड बी चेंज्ड इनटू अ बर्ड एंड देन वो उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। नो, दिस इज नॉट द रीजन। सो दैट सेंट पीटर कैन ईट द केक शी बेक्ड, सो दैट जितने भी केक्स बनाए हैं द वुमेन, व्हाटएवर केक शी बेक्ड, वो सारे केक्स जो हैं वो खा जाएं। नॉट, नो, दिस इज नॉट द थिंग। उनको इतना गुस्सा आ गया था दैट ही वांटेड कि वो लेसन सिखाएं उसको, और ये लेसन रहे लाइफ टाइम फॉर एवरीवन। थर्ड इज सो दैट शी हैज टू वर्क हार्ड फॉर द रिसोर्सेज शी हैड एंड अंडरस्टैंड्स द स्टेट ऑफ द वंस हु आर नॉट ब्लेस्ड विद देम, सो दैट उनको क्लियर हो कि जितने भी रिसोर्सेज उस वुमन को मिले हैं उसकी क्या वैल्यू है। शी हैज टू अर्न देम, ठीक है, पहले से ही मिल गया है सब कुछ तो उसकी कीमत पता नहीं चलती, बट इफ समबडी वर्क्स हार्ड फॉर इट देन उनको वैल्यू पता चलती है। एंड ऑल्सो थर्ड थिंग, ताकि जिनके पास नहीं है उसका स्टेट ऑफ माइंड भी वो समझ पाए। सो ऑप्शन सी परफेक्ट है, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, बिकॉज यू गॉट एटलीस्ट वन answer, that is option number C, which gives us the reason why Saint Peter chose कि वो उस woman को एक bird में change करें। Done? Okay. Next is 27th question which says, which of the following is the same meaning word as scanty? Scanty जैसा same meaning word कौन सा है? meager, abundant, ample, प्लांटीफुल। अब सारे वर्ड्स पढ़ लेते हैं। मीगर का मतलब होता है बहुत कम, ना के बराबर। अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा। एम्पल अमाउंट वर्ड सुना होगा आपने, एम्पल का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, टू मच। एंड प्लेंटीफुल, तो प्लेंटी वर्ड तो पता ही होगा, आई हैव प्लेंटी ऑफ दिस, आई प्लेंटी ऑफ दैट, दैट्स मीन्स आई हैव अ लॉट ऑफ इट। तो यहाँ पर अबंडेंट, एम्पल, प्लांटीफुल, plentiful are giving you the opposites of the word scanty. Scanty का मतलब होता है ना के बराबर, बहुत कम। So meager is the correct word. So answer हो जाएगा 27 का A. You have a long list of words जो कि synonyms और antonyms हैं, so please be prepared with it. छोटे मोटे words जो होंगे तो you already know them, but आपको और भी synonym antonyms चाहिए, just follow the trick that I have already told to you.
in all the videos, है ना, कि what you have to do is select the word जो भी आपको पढ़ना है, just type it on Google, you get the meaning, the translation, the origin, है ना, किस language से originated है, then you also get synonyms and antonyms. तो सीधे उस वाले part पे जाकर read them, read the definitions of each and every word, try to form the sentences, try to understand in the language you are comfortable in, and then you will get to see the results कि हाँ improvement हो रहा है. Done? Okay. Next is the 28th question, which says, into which bird was the woman changed? Now this question you can also get in a visual form, ठीक है, इमेज के फॉर्म में भी आ सकता है, जहां आपको पिक्चर्स दे देंगे डिफरेंट बर्ड्स की, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सी बर्ड में चेंज हुआ है, जो हम समरी में देख ही चुके हैं, लाइक 4-5 बार पिक्चर्स देख लिए आपने ऑफ अ बर्ड जिसमें वो चेंज हुई थी. कौन सा बर्ड है वो? वुडपेकर, राइट. सो वुडपेकर का पिक्चर भी आ सकता है विद दैट रेड हुड, एंड ऑल्सो यू कैन गेट द नेम लाइक आउल, हमिंग बर्ड, वुडपेकर, स्पैरो. यू हैव द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. वुडपेकर वो बर्ड है जिसमें सेंट पीटर ने उस वुमन को चेंज किया था. डन. ओके. Next is the 29th question, which says, what was similar in the bird and the woman? क्या चीज है जो बर्ड में और वुमन में सेम है, मतलब इन ऑप्शंस में से? नंबर 1, क्लोथ्स. दोनों में ही जो कपड़े हैं दे वर सेम. नो, द वुमन हैड क्लोथ्स बट जैसी वो बर्ड में चेंज होती है द क्लोथ्स वर बर्न्ड, है ना. सो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है. सेकंड इज बीक. वुमन की बीक नहीं थी, उसका माउथ था. बीक इज डिफरेंट, माउथ इज डिफरेंट, तो ऑप्शन बी भी गलत है. थर्ड इज फेदर्स. वुमेन डिड नॉट हैव एनी फेदर्स, बर्ड हैड, सो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है. एंड कैप, यस, बिल्कुल परफेक्ट. जो वुमेन है शी वॉज वेयरिंग अ स्कारलेट कैप, और सेम चीज जो है वुडपेकर में भी देखी जाती है. सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो परफेक्ट है. सो कहीं ना कहीं यू नो ये चीज है जो कि वाई यू नो दी पोइटिस और वाई दिस लिजेंड हैज यूज्ड द बर्ड जो कि है वुडपेकर, नॉट एनी अदर बर्ड, क्योंकि एक कंपैरिजन कर सकते हैं ना कि वुडपेकर का भी एक हुड है, यू नो, एक रेड कलर का सॉर्ट ऑफ कैप है, एंड दैट इज समथिंग जो ह्यूमन बींग्स में भी एप्लीकेबल होता है. सो इसीलिए वो कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई में भी वुडपेकर को यूज किया है. डन. नेक्स्ट आ जाते हैं द नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, व्हिच सेज, व्हाट इज अ स्कारलेट इन हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड? स्कारलेट का मतलब क्या होता है? इट्स अ कलर, है ना. स्कारलेट का मतलब होता है बहुत ब्राइट रेड कलर. सो ब्राइट रेड कलर, इमोरल, सिंफुल, मॉरल. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्राइट रेड कलर. अगर आपको कलर का नहीं भी क्लियर है, मतलब अगर आप भूल गए, कभी आपको नहीं पता, अब तो पता चल गया है, बट सपोज अगर आपको नहीं पता होता एंड दिस वाज लाइक अ न्यू वर्ड फॉर यू, फिर क्या करते हैं आप ऑप्शन से खेलते हैं. यू नो व्हाट वुड यू हैव डन? आपको ऐसा लगता है कि मॉरल के बीच में कुछ है, बिकॉज वही गेम चल रहा है. इमोरल हो नहीं सकता बिकॉज इट्स सिंफुल, और कलर हमको पता नहीं, तो मॉरल को आंसर टिक करके आ जाते हैं. नो, डोंट डू दैट. यू शुड रिमेंबर द लाइन जहां पर इस वर्ड को फिट कर सकते हैं कि नहीं. डन. सो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ब्राइट रेड कलर. क्लियर? ओके. Next is the 31 question, which says, which of the following lines uses repetition? Very important question, poetic device पे based. Repetition खुद बोल रहा है जिसमें कुछ repeat हो रहा हो, है ना. So if a line is repeated, if a word is repeated, if something is repeated within the line, or if a stanza is repeated, है ना, तो हर चीज को हम repetition बोलते हैं. Very very easy, right? तो जिस भी लाइन में कुछ भी रिपीट हो रहा होगा, that will act as the example of a repetition. So then she took a tiny scrap of dough. तो इसमें I don't think कुछ भी रिपीट हो रहा है, like then she took a tiny scrap. Nothing is repeating itself. तो ऑप्शन ए तो गलत है. B is buzz but as it baking lay. There is no word that is repeating. Again इसमें भी गलती है. For the day was almost done. So for the day was almost done. There is no word that is repeating. तो ऑप्शन सी भी गलत है. D is and rolled it flat. Perfect. Rolled word is getting repeated, है ना, 2 बार यूज कर लिया गया है. So बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये. ऑप्शन नंबर D is the one जिसमें poetic device repetition का यूज हुआ है. So easy. Clear? Okay. Next आ जाते हैं 32nd क्वेश्चन पे, which says, Which of the following poetic device is used in the following line? अब आपको लाइन दी हुई है, don't read the line, सबसे पहले रीड कर लो the options, because आपको यहाँ poetic device दी हुई नहीं है, आपको poetic device ढूंढनी है. समझ रहे हो the difference between the previous and this question? तो पहले वाला जो question है ना इसके, that is much easier for you अगर आपको poetic devices पता है, and this question is also much easier for you अगर आपको poetic device पता है. यानी overall conclusion क्या है? poetic device पता होनी चाहिए. कहाँ से पता करोगे? You have the video of poetic device हर एक poem पे based, so just go and check that out. You will get the link in the description box. Don't waste your time in searching for it. Click on the link, get the video. अब यहाँ पे बात हो रही है कि इस लाइन में कौन सा वाला poetic device यूज हुआ है. सबसे पहले तो ऑप्शन पढ़ो. पहला ऑप्शन इज एनाफोरा. फॉर एनाफोरा यू नीड एक और लाइन, है ना. क्यों? क्योंकि एनाफोरा में आप 2 लाइंस के बीच में करते हो कंपैरिजन, जहां पर सेकेंड लाइन में भी बिगिनिंग का वर्ड जो है वो रिपीट होता है. सो अगर सेकेंड लाइन होती जहां पे ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम लिखा है और उसके नीचे भी लाइन ब्लैक वर्ड से ही स्टार्ट होती, देन वो एनाफोरा होता. ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो तो यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है, कैंसिल इट.
बी इज मेटाफर। अब मेटाफर पढ़ेंगे तो उसके साथ और क्या पढ़ेंगे, सिमिली पढ़ेंगे, है ना, बिकॉज मैं हमेशा मेटाफर या सिमिली में से एक की बात करती हूँ तो हम दोनों की बात एक साथ करते हैं बिकॉज थोड़ा सा ही डिफरेंस है। मेटाफर की बात करें तो देयर शुड बी अ कंपैरिजन, बट कभी भी एज और लाइक वर्ड का यूज नहीं होता है किस में, मेटाफर में, और वहीं सिमिली की बात करते हो तो होता है ना। तो यहाँ पर आपको मेटाफर सिमिली दोनों दिए हुए ऑप्शंस में, बी इज मेटाफर सी इज सिमिली। तो लाइन में देख लो, अगर कंपैरिजन एज लाइक इन वर्ड्स का यूज होते हुए हो रहा है दैट मीन्स वहां सिमिली है, अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स इट्स अ मेटाफर, राइट। तो देखो ब्लैक इज अ कोल इन द फ्लेम, तो बात किसकी हो रही है, कोल और ब्लैक की, है ना, मतलब कोल का जो कलर होता है ना उतना ही कलर ब्लैक की बात हो रही है, तो किसकी तरह काला, कोल की तरह काला, बट यहाँ कंपैरिजन तो हो रहा है, तो मेटाफर सिमिली दोनों के आप पॉसिबिलिटीज देख सकते हो। बट यहाँ क्या एज या लाइक वर्ड का यूज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लिखा हुआ है एज, दिस मीन्स यस यस जो है एज के लिए इट इज इन सिमिली, सो इट इज नॉट मेटाफर, इट्स सिमिली फॉर श्योर। एंड डी इज एलिट्रेशन, देख लो भाई एलिट्रेशन तो नहीं यूज हो रहा है, डू यू हैव कोई भी ऐसा साउंड जो रिपीट हो रहा है इन द बिगिनिंग, अभी एलिट्रेशन को हमने डिस्कस किया हुआ है ना। सो ब्लैक ब साउंड, एज में ए साउंड है, अ इज अ साउंड, कोल क इन द फ्लेम, देयर इज नो साउंड, दैट इज रिपीटिंग इटसेल्फ इन द बिगिनिंग, है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे एलिट्रेशन तो कैंसिल हो जाता है, यू हैव योर आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिमिली इज यूज्ड इन दिस ब्लैक एज अ कोल। और इस पूरी पोएम में ना बहुत भर भर के सिमिली का यूज किया गया है, उस पर भी एक क्वेश्चन आएगा अभी आपको, सो दैट आपके सारे जितने भी सिमिली के एग्जाम्पल्स हैं वो रिवाइज हो जाएं। डन, सो यू हैव योर आंसर इन फ्रंट ऑफ यू, सिमिली। तो जब भी सिमिली पढ़ो डू कीप इन माइंड अबाउट मेटाफर, तो आपकी थोड़ी हेल्प हो जाती है। डन, ओके। नेक्स्ट जाते हैं 33rd क्वेश्चन पे, विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कंपैरिजन इन द सेम वे एज ब्लैक इज अ कोल। अब देखो इसको ना सॉल्व करने के दो तरीके हैं या दो तरीके हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर, तो हो सकता है कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जो इस कलर की ही बात कर रहा हो, लाइक ब्लैक एज अ कोल, हो सकता है ब्लैक की जगह कोई कलर और कोल की जगह कोई और कंपैरिजन दिखाया हो और फिर वही एज और लाइक का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो वो हो जाएगा ऑप्शन। नंबर 2 हो सकता है वो ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन कि अगर यहाँ पे सिमिली का यूज है तो कौन सा वाला एग्जाम्पल है जिसमें भी सिमिली का यूज आप देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको यही कंपैरिजन करना है, या तो आपको पहला वाला पॉइंट मिल जाए कि ब्लैक की जगह कोई दूसरा कलर और कोल की जगह कोई दूसरी चीज जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो दिया है, या फिर आपके ऑप्शन में सिमिली का यूज हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले बोला है स्किन एज व्हाइट एज स्नो, तो यहाँ पे दोनों चीजें दिख रही हैं, एक तो कलर भी दिख गया व्हाइट और स्नो कोल की जगह आ गया है, दूसरी बात सिमिली भी है बिकॉज व्हाइट एज स्नो दिया हुआ है, राइट। सो कितना गोरा या कितना व्हाइट, एक स्नो की तरह व्हाइट। सो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। बी इज कूल एज अ कुकुम्बर, अब यहाँ पर कहीं कलर वलर का यूज नहीं किया गया है, ठीक है, पहला पॉइंट तो कैंसिल हो गया। देख लो भाई नंबर 2 तो देख लो कि सिमिली का यूज तो नहीं हुआ है। सो कूल एज अ कुकुम्बर का मतलब ककड़ी की तरह या खीरे की तरह, जो भी आप बोलते हैं कुकुम्बर को, उसकी तरह ठंडा होना, है ना। व्हेन यू हैव कुकुम्बर, ककड़ी, खीरा, ठीक है, इसके अलावा मेरे को और कोई वर्ड नहीं पता जो उसको बोलते हैं। सो कभी भी उसको खाते हैं तो इट फील्स वेरी कूल, है ना, इट्स वेरी गुड फॉर दैट फ्रेशनेस। तो वही चीज है कूल एज अ कुकुम्बर। अगर कोई इंसान बहुत कूल होता है ना, मतलब हमेशा ठंडे दिमाग का होता है, गुस्सा वुस्सा आता ही नहीं उसको, हर एक गुस्से वाली चीज में भी चिल करता है, दैट इज पर्सन कूल एज अ कुकुम्बर, ये बहुत यूज किया जाता है। सो यहाँ पे भी सिमिली है तो ये भी सही होगा। डोंट बी लाइक है कूल थोड़ी कलर होता है जैसे ब्लैक में दिया हुआ है, अरे दूसरा पॉइंट भी तो देख लो, सिमिली। थर्ड इज लाइट एज अ फेदर, कितना हल्का है, कितना कम वजन है, जैसे एक फेदर का होता है, ठीक है। सो लाइट एज अ फेदर मतलब बिल्कुल हल्का, नॉर्मल। सो दैट इज व्हाट एज का यूज किया है, अगेन दिस इज व्हाट सिमिली का एग्जांपल। तो यहाँ पे सिमिली पे बेस्ड कंपैरिजन सा, यू हैव योर आंसर, ऑल ऑफ द अबव आर द वंस जो कि यूज कर सकते हो। ब्लैक एज अ कोल की तरह, नॉट इन द प्लेस, मतलब सेम एक कंपैरिजन हो रहा है, सिमिली का यूज किया गया है। डन, ओके। नेक्स्ट जाते हैं 34th क्वेश्चन पे, विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स यूजेस अ सिमिली। तो देख सकते हो सिमिली पे कितने क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज है ना। हम क्या करते हैं, हम पढ़ के चले आते हैं, दिमाग नहीं लगाते कि कैसे कैसे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एंड दैट इज समथिंग जो कि कोई और कर लेता है एंड द पर्सन स्कोर्स गुड मार्क्स। क्लियर। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कौन सा वाला लाइन है या कौन सा ऑप्शन है जिसमें सिमिली का इस्तेमाल हो रहा है, एंड नाउ दीज लाइन्स आर फ्रॉम योर पोएम, सो यू गेट द एग्जाम्पल्स, ठीक है, टू रिवाइज कि कौन कौन से सिमिली के यूसेजेस हैं। सो नंबर 1, द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कप्स, यानी भालू के बच्चों की तरह, है ना, बेयर कप। तो यहाँ पर लाइक देखो वर्ड यूज किया गया है, किसकी तरह दिख रहे थे, जैसे कि एक टेडी बियर टाइप होता है ना, बिल्कुल बेयर के बच्चों की तरह बच्चे दिखते हैं व्हेन दे वेयर फरी क्लोथ्स। तो ऑब्वियसली यहाँ सिमिली का यूज किया है बिकॉज देयर इज अ कंपैरिजन। बी इज बेक्ड
थिन एज अ वेफर, तो केक को एक वेफर की तरह कंपेयर किया गया है, जैसे वेफर होता है ना बिल्कुल पतलू सा, वैसा ही केक भी बनाया बिल्कुल, क्या ही बना होगा मतलब, है ना। सो थिन एज अ वेफर मतलब अगेन कंपैरिजन हो रहा है, तो सिमिली है, तो ऑप्शन बी भी सही है। थर्ड इज ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, अभी देख ही लिया, मतलब ये तो याद ही हो गया होगा अभी तक कि कितना ब्लैक है, कोल जितना ब्लैक। और एज और लाइक का यूज हुआ है क्या, बिल्कुल हुआ है, सो दिस इज ऑल्सो सिमिली, यानी ऑल ऑफ द अबव जो है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ simile. Done? Okay. Next is the 35th question which says who all had seen the bird in the wood या फिर in the trees. तो क्या दिया हुआ आंसर, all, या क्या दिया हुआ, each country school boy, if you remember the line, last stanza की पहली line. So all the teachers, all the school boys, all the elders, all the women. In fact अगर आपका ऑप्शन आता है everybody तो वो सही होता। अब आपको सारे अलग अलग दे दिए हैं, you can't choose जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। So what is even school boy के बारे में दिया है ना, just select the option B, that is all the school boys or each and every country school boy has seen that bird in the trees. Clear? Okay. Next is the 36th question which says which of the following is the correct meaning of the word boring in boring and boring for food. It is not boring मतलब नॉट इंटरेस्टिंग वाला बोरिंग, बोरिंग का मतलब होता है वो होल बनाने वाला जो प्रोसेस है ना, दैट इज बोरिंग। सो नॉट इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, द एक्टिव प्रोसेस ऑफ मेकिंग और एनलार्जिंग अ होल, एंड इम्पेशेंट। तो इम्पेशेंट तो पता नहीं कहीं से ही आ गया है, ये वर्ड तो कहीं रिलेटेड ही नहीं है ना बोरिंग से। बाकी नॉट इंटरेस्टिंग मतलब जो इंटरेस्टिंग नहीं है, जो बोरिंग है वो वाला बोरिंग, बट दिस इज नॉट द वन जिसकी बात हो रही है। एक्साइटिंग मतलब ऑपोजिट ऑफ बोरिंग, एंड थर्ड इज द एक्टिव प्रोसेस ऑफ मेकिंग और एनलार्जिंग अ होल। होल मतलब HOLE वाला होल मतलब होता है गड्ढा, है ना, ठीक है। तो वो ट्री में वुडपेकर इज डूइंग व्हाट, वो होल बना रहा है, सो दैट इज व्हाट इज बोरिंग। क्लियर? सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बोरिंग का मतलब है कोई भी प्रोसेस, कोई भी एक्शन जिससे द होल इज मेड और इट इज एनलार्ज्ड, मतलब बड़ा कर दिया जाता है, तो वुडपेकर वही करता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज द 37th क्वेश्चन विच सेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लेजेंड। अब यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, लेजेंड का मतलब क्या है, लेकिन इन द पोएम ऑब्वियस है कि मैं यहाँ अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड में बोल रही हूँ कि लेजेंड वर्ड का मीनिंग क्या है, राइट। तो सबसे पहले आइकॉन, यानी कि यू नो जो बहुत जाने माने होते हैं, दैट इज लेजेंड। देन सुपरस्टार, सेलिब्रिटी। तो A, B, C आर द करेक्ट मीनिंग्स बट ऑफ द वर्ड लेजेंड। यहाँ बात हो रहा है लेजेंड का मतलब क्या है, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी पुरानी ट्रेडिशनल स्टोरी को बोला जाता है लेजेंड। डन। सो आंसर क्या हो जाएगा 37 का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जाते हैं 38th क्वेश्चन पे विच सेज व्हाट कर्स डिड सेंट पीटर गिव टू द वुमन। क्या श्राप, क्या कर्स दिया था सेंट पीटर ने वुमन को। लेट्स जस्ट रीड अबाउट इट। शी विल हैव टू बिल्ड अ हाउस लाइक बर्ड्स डू। यस, द वेरी फर्स्ट थिंग, नाउ शी विल हैव टू मेक हर ओन हाउस, हर नेस्ट, ठीक है ना, लाइक द बर्ड्स डू। सो ऑप्शन ए तो सही है। शी विल गेट ओनली स्कैंटी फूड आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लाइक बहुत मेहनत करने के बाद शी विल गेट बहुत कम खाना, स्कैंटी फूड। यस, परफेक्ट। शी विल गेट द फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग ऑल द डे इन हार्ड ड्राई वर्क, परफेक्ट। यानी बहुत यू नो शी विल हैव टू लाइक वर्क लाइक अ वुड पेकर, फिर एक होल बनेगा, देन शी विल गेट कुछ थोड़ा बहुत खाना। सो यस, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। सो डी, ऑल ऑफ द अबव गिव यू द ऑप्शंस और द लाइन्स जो कि कर्स बोला या दिया सेंट पीटर ने किसको, वुमन को। डन। ओके। नेक्स्ट पे जाते हैं 39th क्वेश्चन पे विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू टॉक अबाउट द वुमन। लाइक इस वाले चैप्टर में what are the words that can be used to talk about the woman कर लो, women नहीं, otherwise पूरा change जाएगा meaning। so इस particular poem में जो woman है like in a legend of the Northland, what are the words हम use कर सकते हैं उनके लिए। so number 1, inconsiderate। अगर कोई कंसिडरेट होता है इसका मतलब कोई यू नो समझता है सामने वाले के स्टेट ऑफ माइंड को, उसके फीलिंग्स को और उनकी मदद करता है। बट इनकंसिडरेट मतलब जो नहीं समझता, जो किसी की मदद नहीं करता, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला किस चीज से गुजर रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए सही है, द वुमन वाज इनकंसिडरेट। अदरवाइज अगर वो ये देखती कि सेंट पीटर यू नो इज वेरी वीक, उनको बहुत भूख लगी है, तो शी वुड हैव गिवन 1 क्या 2-3 पीसेस ऑफ केक, है ना। नेक्स्ट इज ग्रीडी। यस, शी वाज ग्रीडी बिकॉज शी फेल्ट कि जब भी मैं खुद केक खाती हूँ इट फील्स लाइक बहुत छोटा केक है, बट somebody else को मतलब अगर मैं किसी और को केक देती हूँ देन आई फील इट्स टू लार्ज। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। थर्ड इज सेल्फिश, ये तो पूरी पोम में हम पढ़ रहे हैं, तो सेल्फिश भी परफेक्ट है। सो ऑल ऑफ द अबव आर द वर्ड्स जो आप यूज कर सकते हो टू डिस्क्राइब द वुमन इन अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। इसके अलावा आपको कोई भी वर्ड मिलता है दैट प्रूव्स दैट शी वाज द वन, शी डिड नॉट अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ द अदर पर्सन, शी वाज नॉट काइंड, नॉट हम्बल, नॉट जेनरस, हर एक टाइप का वर्ड आप यूज कर सकते हो। डन। ओके।
नेक्स्ट पे जाते हैं 40th क्वेश्चन पे। बहुत बड़ू सा क्वेश्चन है बट डोंट गेट स्केयर्ड, बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन थिंक्स द सेम वे एज द वुमन इन अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। यानी इस पोएम में अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड में जो वुमन है, द सेल्फिश ग्रीडी इनकंसिडरेट वुमन, उन्हीं के जैसा इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन है या कौन सा वाला पर्सन है जो सोचता है। नाउ हमें पढ़ना है ऑप्शंस, वी हैव टू कनेक्ट इट और रिलेटेड टू द वुमन इन द पोएम एंड वी विल गेट द आंसर। सबसे पहले, आई फील वेरी सैड व्हेन आई सी पुअर चिल्ड्रन बेगिंग इन विंटर्स, आई विल ट्राई टू गिव सम ऑफ माई क्लोथ्स टू देम। यहाँ पर ये जो भी पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन ए है, ठीक है, और ये जो पर्सन है वो ये बोल रहा है कि मुझे बहुत दुख होता है जब मैं किसी भी बच्चे को देखता हूँ जो बेग कर रहे हैं। कहाँ, क्या, कौन से सीजन में? विंटर सीजन में, ठंड के समय पे जब वो बेग करते हैं, एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको अपने कुछ कपड़े दे सकूं। तो ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा कंसिडरेट है, ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा काइंड है, ये पर्सन जो है उस बहुत ज़्यादा जेनरस है। और ये तीनों ही क्वालिटीज हम इस वुमन में नहीं देख सकते कहीं ना कहीं, कहीं से कहीं तक। तो ऑप्शन ए तो गलत है। बी इज, व्हेन आई सॉ द लिटिल गर्ल क्राइंग एज शी कुड नॉट बाय अ बुक बिकॉज ऑफ नो मनी, आई वेंट एंड आई बॉट द बुक फॉर हर। तो मैंने जब देखा कि एक छोटी बच्ची बहुत रो रही थी बिकॉज उसके पास पैसे नहीं थे एंड एज अ रिजल्ट वो बुक नहीं खरीद पा रही थी, ठीक है, तो कोई बच्ची है उसको बुक खरीदना है बट उसके पास पैसे नहीं है, तो मैं गया या मैं गई और मैंने उसको बुक खरीद कर दी। सो अगेन ये पर्सन भी ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है और ये कंडीशंस उस वुमन पे नहीं बैठती हैं, लागू नहीं होती हैं। तो ऑप्शन बी भी गलत है, यानी दिस पर्सन इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट वुमन इज इन द पोएम। क्लियर? थर्ड इज, आई हैव ऑल द रिसोर्सेज, मेरे पास सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, बट वाई शुड आई शेयर इट विद एनी अदर पर्सन, दे आर माइन एंड ओनली माइन, इन पे सिर्फ मेरा हक है, दैट इज सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो ये जो पर्सन है वो बोलना चाह रहे हैं कि भाई मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, घर, बंगला, पैसा, सब कुछ है, गाड़ी, बट ये सब मेरा है ना, तो मैं किसी और से शेयर क्यों करूं भाई, ये सब मेरी चीजें हैं। सेम थिंग ये वुमन भी है ना, मतलब सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड बोलना चाहिए, यू नो, ग्रीडी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ये वुमन है। डी, आई वॉन्ट टू बिकम अ पर्सन हु कैन हेल्प ईच एंड एवरी नीडी, मुझे एक ऐसा पर्सन बनना है जो हर जरूरतमंद की मदद कर सकता है। वाओ, तो मतलब ये पर्सन तो अच्छा हुआ, ये बिल्कुल ऐसी पर्सन नहीं है जो वुमन है, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा? सीधे सीधे आपको मिल गया है आपका आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी में जो पर्सन है ना वही ऐसा पर्सन है जो कि इस वुमन की तरह है, द वन इन द पोएम। डन? ओके, नेक्स्ट जाते हैं 41 क्वेश्चन पे, विच सेज व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो इसमें ये जो पोएम है वो आपको क्या सिखा रही है कि कभी भी ग्रीडी मत बनो, कभी भी सेल्फिश मत बनो, किसी को जरूरत है और मदद कर सकते हो तो प्लीज करो, है ना। नंबर 1, ग्रीड एंड सेल्फिशनेस कैन रिजल्ट इन सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस मतलब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस, है ना। तो जब हम बोल रहे हैं कि ग्रीड, लालच, सेल्फिशनेस, सिर्फ अपना सोचना, खुदगर्ज होना, ये बहुत ज़्यादा भयंकर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में रिजल्ट कर सकता है। तो क्या ये आपको सीखने को मिलता है फ्रॉम द पोएम? बिल्कुल मिलता है, ऑप्शन ए तो सही है। बी इज ऑलवेज बी जेनरस टुवर्ड्स अदर्स, हमेशा दूसरों के लिए जेनरस रहो, लाइक यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला किस चीज से गुजर रहा है और मैं कैसे उसकी मदद कर सकता हूं। तो ऑप्शन बी भी सही है। थर्ड इज ग्रीड इज अ कर्स फॉर ह्यूमन बींग्स, जो लालच होता है ना वो ह्यूमन बींग्स के लिए एक श्राप है, एक कर्स है, बिल्कुल परफेक्ट, और वही हमको प्रूफ भी मिल रहा है। सो ऑल ऑफ दी अबव जो है वो सारे मैसेजेस हैं जो हमको सीखने को मिलते हैं, किससे? इस पोएम से, दैट इज अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। सो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा जब आप बैठ के पढ़ रहे हो और आपको समझ आ रहा है कि मेरे को क्या सीखने को मिला। सो ऑल दीज आई गॉट टू लर्न। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज द 42nd क्वेश्चन विच सेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेल। देखो बहुत है ना कंफ्यूजन होता है, वर्ड टेल है, वर्ड टेल है, वर्ड टेल है, तीनों डिफरेंट है, अभी मीनिंग में भी पता चलेगा। नंबर 1, अ स्टोरी, ये अ स्टोरी इज द मीनिंग ऑफ टेल, यानी दिस इज द आंसर। बैक एंड इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेल। हेड इज ऑपोजिट ऑफ द वर्ड टेल, मतलब ऑपोजिट मतलब उल्टा, ठीक है। नोटिफाई मतलब टू इन्फॉर्म, टू टेल, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ टेल।
समझ रहे हो? सो व्हेन यू रीड अ वर्ड और आपको लगता है मैंने ऐसा कोई और वर्ड भी है जो सुना हुआ है, देन ट्राई टू सर्च इट्स मीनिंग, क्या पता आपको वो भी आ जाए क्वेश्चन में, सो यू डोंट फील कंफ्यूज्ड दैट टाइम। सो आंसर क्या है? स्टोरी। तो कोई भी TALE टेल होता है ना, ये कोई छोटी स्टोरी या शॉर्ट स्टोरी या ट्रेडिशनल स्टोरी या कोई फैंसी स्टोरी, कोई फैंटेसी स्टोरी, इन सबको बोला जाता है। डन। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में ही आपको आंसर मिल गया है। इट्स जस्ट दैट बाकी ऑप्शंस पढ़ते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन बिल्डअप होता है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। डन। ओके, नेक्स्ट इज 43rd क्वेश्चन विच सेज कंप्लीट द फॉलोइंग। अभी हमने देखा ना है कंप्लीट द फॉलोइंग, वैसा एक क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको बिल्कुल आ सकता है अगर आपके एग्जामिनर्स जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम इस बच्चे का थोड़ा इंटेलिजेंस चेक करें या थोड़ा अवेयरनेस चेक करें। तो ये वो टाइप के क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ना इस टाइप के, ये 10th के सैम्पल पेपर में बहुत पूछे गए थे, जो थोड़ा लिंक्ड थे विद द वर्ड गिवन इन द चैप्टर, बट इट वाज नॉट टोटली गिवन इन द पोएम और चैप्टर। समझ रहे हो? सो यहां पे बोला गया है बेयर इज टू कब प्रपोर्शनेट टू डियर इज टू। बहुत आसान है, समझ आ रहा है रिलेशनशिप? बेयर और कब में क्या रिलेशनशिप है? बेयर के बच्चों को बोला जाता है, बेबीज को बोला जाता है कब। समझ रहे हो? भालू के बच्चे कब हैं। वैसे ही डियर के साथ रिलेशन क्या चाहिए ब्लैंक में? उसके बेबीज का। सो डियर के बेबीज को क्या बोलते हैं, डियर के बच्चों को क्या बोलते हैं, वो पूछा गया। अब आपको नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऑप्शन से खेल लिया आपने तो अच्छी बात है, यानी ईदर यू नो ऑल दी अदर 3 ऑप्शंस और यू डोंट नो इट, है ना, या फिर आपको सीधे सीधे पता है कि डियर के बच्चे को क्या बोलते हैं। सो नंबर 1 इज काल्फ। काल्फ हमें पता है गाय के बच्चों को, या जो पोल्ट्री वाले जो होते हैं ना, पोल्ट्री नहीं मतलब जो गाय या इन सब के बच्चों को बोला जाता है। सो दैट इज काफ। सो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। बी इज फॉन। नहीं पता भाई क्या बोलते हैं फॉन को, तो चलो साइड रखो। चिक। चिक क्या होता है? चिकन से आ रहा है चिक। समझ रहे हो? सो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। लार्वा तो हमने कैटरपिलर वगैरह में देखा है ना, एक डियर का लार्वा थोड़ी होगा। सो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, यानी आंसर है सीधे सीधे फॉन। तो डियर के बेबी को फॉन बोलते हैं। और डियर ही क्यों रखा, और कुछ क्यों नहीं रखा? बिकॉज रेनडियर की बात की गई है ना, तो हो सकता है उसी से रिलेटेड डियर का पूछ लिया हो। सो दिस इज डियर नॉट रेनडियर। सो आपसे इस तरीके से रिलेटेबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इधर की जो रेनडियर या डियर के बेबी को क्या बोलते हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता था लाइक जैसे बेयर इज टू कप, तो बाकी के बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच या करेक्ट थिंग जो फिल कर सकता है। तो बाकी जो एनिमल्स के साथ यहाँ पे बेबीज दिए जाते हैं आपको सारे अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं। दैट इज ऑल्सो अनदर टाइप जो आपको पूछा जा सकता है। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए। डन। ओके, नेक्स्ट जाते हैं 44th क्वेश्चन पे विच सेज okay, so you have your answer option number B, phone, वो तो डिस्कस ही नहीं किया, so option B is the correct answer. Next is the woman was making cakes. Which of the following words can be used to describe the woman? तो ये जो woman है वो केक्स बना रही थी। इस लाइन पे बेस्ड आप woman के लिए कौन सा वर्ड है जो यूज कर सकते हैं? नंबर 1 अ बेकर। ऑब्वियसली बेकर मतलब क्या होता है? जो ब्रेड वगैरह की चीजें बेक करता है ना, तो केक इज ऑल्सो समथिंग जो उसमें इंक्लूडेड है, तो बेकर तो यूज कर सकते हो। नंबर 2 इज पोल्ट्रर। तो ये तो पोल्ट्री से रिलेटेड है, तो वो पोल्ट्री वाली थोड़ी थी, है ना, तो ऑप्शन बी भी गलत है। सी इज प्रीस्ट। वॉज शी देयर इन द टेम्पल और समथिंग लाइक दैट? नहीं, और ना ही उनके ऐसे काम है जो एक प्रीस्ट कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। डी इज क्लोथियर। तो क्लोथ से रिलेटेड कुछ है, लाइक एक कंपनी या कोई पर्सन जो कपड़े बनाता और बेचता है ना, उसको क्लोथियर कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, एंड यू हैव योर आंसर ऑप्शन नंबर ए है बेकर, जिसे यूज कर सकते हैं टू डिस्क्राइब दिस वुमन। डन। ओके, नेक्स्ट जाते हैं 45th क्वेश्चन पे विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ रीजन फॉर अ पर्सन टू फेंट। इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन है जो एक पर्सन को अगर कोई पर्सन फेंट हो रहा है, लाइक बेहोश हो रहा है, तो उसके लिए रीजन नहीं हो सकता है। सो लेट्स जस्ट रीड दी ऑप्शंस। फेंट का मतलब बेहोश होना। नंबर 1 हंगर। अगर कोई भूखा है तो क्या वो फेंट हो सकता है? बिल्कुल, हम देख भी रहे हैं यहाँ पर कि जो सेंट पीटर हैं उनको भूख लग रही थी, एंड दैट्स व्हाई वाज फीलिंग कि वो अपना कॉन्शियसनेस लूज कर रहे हैं ना, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कैन नॉट बोला है तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? बी इज सफोकेशन। अगर किसी को सफोकेशन हो रहा है मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन है ना, तो पर्सन जो है उसको थोड़ा ऐसा फील होता है डिजीनेस जैसा, और वो बेहोश भी हो सकता है, राइट। तो ऑप्शन बी जो है वो रीजन हो सकता है। हमसे पूछा है कौन सा नहीं हो सकता, तो बी कैंसिल कर दो। सी इज एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है अगर किसी को ना बहुत एकदम से टेंशन होने लगती है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, नर्वसनेस, बहुत ज़्यादा इमोशंस होने लगते हैं कि पता नहीं क्या होगा, यू फील वेरी टेंस, उसमें भी लोग फेंट हो जाते हैं। सो ऑप्शन सी भी हो सकता है। सो कैन नॉट पूछा है तो जस्ट लीव इट। डी इज प्रॉपर ब्लड फ्लो। अगर इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो होगा तो पर्सन कैन फेंट, बट इफ somebody has a proper blood flow जा रहा है, सर्कुलेशन है, तो कोई क्यों फेंट होगा, है ना। तो ऑप्शन डी है जो कि नहीं हो सकता है अ रीजन फॉर अ पर्सन टू फेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस गिवन नहीं है बुक में डायरेक्ट, बट आप सोच तो सकते हो ना। बी प्रिपेयर्ड, हर कोने से कोई भी क्वेश्चन आएगा भैया, हम रेडी हैं टू अटैक। क्लियर? सो आंसर क्या हो जाएगा? 45th का आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रॉपर ब्लड फ्लो। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू 46th क्वेश्चन विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड फास्ट
एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग। तो ये जो फास्टिंग वर्ड है ना, इसमें फास्ट का मतलब इनमें से क्या है? सबसे पहले स्लीपी, स्लीपी मतलब नींद आ रही है। सो फास्टिंग का मतलब यहाँ पे सोने से रिलेटेड है क्या? नहीं, यहाँ तो व्रत की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए तो गलत है। विदाउट एनी डिले, किसी डिले करे बिना, यानी फास्ट, जल्दी, है ना, ऑन टाइम, तो ये जो है वो वाला फास्टिंग है ही नहीं, सो ऑप्शन बी भी गलत है। सी इज एब्सटेन फ्रॉम फूड फॉर रिलीजियस रीजन, खाने से दूर रहना रिलीजियस रीजन की वजह से, यानी व्रत रखना, खाना न खाना, है ना, तो ऑप्शन सी सही है। डी इज फर्म, मतलब रहना बिल्कुल दृढ़ निश्चय की, मान लिया, ठान लिया तो करके दिखाएंगे, दैट इज नॉट द मीनिंग यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, यानी एक ही मीनिंग है, यहाँ एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट मीनिंग दे रहा ऑफ द वर्ड फास्ट या फिर फास्टिंग, दैट इज एब्सटेन फ्रॉम फूड फॉर रिलीजियस रीजंस, यानी व्रत रखना। डन, ओके। नेक्स्ट जाते हैं 47th क्वेश्चन पे, विच सेज व्हाई वुड द एल्डर्स नरेट द लेजेंड टू द यंगर जनरेशन। भाई क्यों छोटे छोटे बच्चों को या यंगर जनरेशन को, जो एल्डर जनरेशन है, वो लेजेंड सुनाती है? सो दैट उनको एक लेसन मिल पाए कि आपको ग्रीडी या सेल्फिश नहीं होना चाहिए, आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। नंबर 1, टू टीच द चिल्ड्रन टू हेल्प द नीडी, ऑब्वियसली दे वांट कि उनके बच्चे जो हैं दूसरों की या जिनको जरूरत है उनकी मदद करना सीखें, तो ऑप्शन ए तो सही है। टू टीच द चिल्ड्रन अबाउट बीइंग जेनरस, ताकि वो अपने बच्चों को सिखा पाए कि यू बी जेनरस, किसी को अगर देखते हो दुख तकलीफ में तो समझो उसकी स्थिति को, उसके स्टेट को, एंड ट्राई टू हेल्प देम। ओके, परफेक्ट। टू टीच द चिल्ड्रन अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ बीइंग ग्रीडी, यस, कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या रेपरकशंस होते हैं, क्या रिजल्ट होता है अगर आप ग्रीडी होते हो तो भाई वुड पैकर बन जाओगे, इस तरीके से बच्चों को समझा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी भी परफेक्ट है, यानी डी जो है ऑल ऑफ द अबव गिव्स यू the correct reasons why a elder person would like to share or narrate this legend to their younger generations. Clear? Okay. Next जाते हैं 48th question पे, which says which of the following shows a chimney in then up she went through the chimney. चिमनी क्या है? मैंने दिखाया था ना उसमें, मतलब प्रॉपर समरी में तो आपको दिख ही रहा है, लाइक चिमनी एंड देन बर्ड इज कमिंग आउट, राइट। सो यहाँ पे कौन सा वाला इमेज है जो चिमनी शो कर रहा है? ए देखो बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा ही होता है, घर के ऊपर चिमनी बनी होती है एंड द बर्ड केम आउट फ्रॉम इट, तो ए तो सही है। बी क्या है? बी तो एक फायर प्लेस है जिसमें घर में अगर थोड़ी भी ठंड होती है तो हमको थोड़ी गर्माहट मिलती है, वार्मथ मिलती है, तो ऑप्शन बी गलत है। थर्ड इज एक तरीके से ये शेल्टर, एक रूफ है, दिस इज नॉट अ चिमनी, तो ऑप्शन सी भी गलत है। एंड डी इसे कहते हैं शिंगल्स, जिसका आई होप आपको याद हो, रेन ऑन द रूफ में पड़ा हुआ है, सो ऑप्शन डी भी गलत है। सो आपको नहीं पता, मतलब आप पता नहीं ऐसे कुछ करते हो कि नहीं, कि बाकी के जो चैप्टर्स आपने पढ़े हुए ना उससे कनेक्ट करो अभी वाले चैप्टर्स को, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, यू नेवर नो। सो आंसर क्या हो जाएगा 48 का? 48 का आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। दिस शोज कि भाई एक चिमनी कैसी दिखती है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन दिस जब हम एक्सप्लेनेशन देख रहे थे ऑफ दिस पोएम। डन, ओके। नेक्स्ट जाते हैं 49th क्वेश्चन पे, विच सेज एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन, शी कुडंट पार्ट विद दैट। अब किसी से पार्ट ना हो पाना इज व्हाट? इसका मतलब आप किसी चीज से अलग नहीं हो पा रहे हो, आप इतने ज्यादा ग्रीडी हो, सेल्फिश हो कि आप उस चीज को दूर नहीं कर सकते अपने आप से, ठीक है। द सेम थिंग हैपेंड विथ द वुमन इन दिस पोएम, शी वॉज सो मच सेल्फिश कि वो बिल्कुल भी अलग नहीं हो पा रही थी विद द केक, एंड शी डिसाइडेड कि भैया काय को देना है अपना केक किसी को, एंड शी केप्ट ऑल दोज ऑन द शेल्फ, राइट। सो पार्ट विद दैट, कुडंट पार्ट विद दैट का मतलब है कुड नॉट लिव विद इट, कुड नॉट लिव विदाउट इट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए गलत है। कुड नॉट गिव इट टू समवन एल्स, किसी और को नहीं दे सकती थी, कुड नॉट पार्ट विद इट, परफेक्ट, बिल्कुल ये सही है। कुडंट डिवाइड इट, वो केक को डिवाइड नहीं कर पा रही थी, है, शी कुड डिवाइड, है ना, इतना ज्यादा डिवाइड कर लिया, मतलब एक वेफर जितना पतला बना दिया था उन्होंने केक को, तो ऑप्शन सी भी गलत है। डी इज कुड गिव इट टू समवन एल्स, couldn't give it, है ना, तो ऑप्शन डी भी गलत है, यानी यू हैव योर आंसर। ये couldn't part with का मतलब होता है could not give it to someone else, that is option number B. Now last and the final question of this poem is the 50th question, which says which of the following quotes supports a legend of the Northland. This is like the best question जो आपसे पूछा जा सकता है अगर एग्जामिनर सच में टेस्ट करना चाहते हैं कि आप कितना समझे हो चैप्टर या पोएम से, बिकॉज देखो अल्टीमेटली आपको पढ़ाया इसीलिए जाता है सो दैट आपको समझ आए ना ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। बाकी तो मतलब ये मार्क्स के लिए ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी हो जाती है। प्राइमरी फोकस इज वेदर यू अंडरस्टूड द मैसेज और द मीनिंग और नॉट, दिस इज समथिंग विच आई फील, एंड इसीलिए एग्जामिनर शुड आस्क यू अ क्वेश्चन इस तरीके से विच आस्क्ड विच इज काइंड ऑफ एनालाइजिंग वेदर यू अंडरस्टूड द जिस्ट, कंक्लूजन, समरी, सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पर्टिकुलर पोएम और द चैप्टर। क्लियर? चलिए पढ़ते हैं पहला वाला कोट, द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू लिव इट, मतलब एक जो पर्पस है हमारी जिंदगी का, इट इज टू लिव इट। लिव इट का मतलब होता है दैट यू एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट, बट यहाँ पे बात नहीं की गई है इस पोएम की ना, तो ये सही है कोट लाइफ पे डिपेंड कर अगर रिलेट करें, सॉरी, बट नॉट पोएम से। सो ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी इज लाइफ इज ईदर
अ डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग एट ऑल। या तो आपकी लाइफ में रिस्क आप लेते हो तो वो लाइफ है, अदरवाइज आपकी लाइफ नहीं है। इट मीन्स यू शुड लर्न टू टेक रिस्क, यू शुड लर्न टू टेक एडवेंचर्स, तभी यू आर लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट। ओके ठीक है, सही है, पर ऑप्शन ए से रिलेटेड है बट नॉट विद द पोएम। थर्ड इज सेल्फिशनेस एंड ग्रीड, इंडिविजुअल और नेशनल, कॉज मोस्ट ऑफ आवर ट्रबल्स। जो सेल्फिशनेस है, जो ग्रीडीनेस है, जो लालच है, ठीक है, ये भले ही आपका इंडिविजुअल रीजन हो या आपका नेशनल लेवल पे कोई ऐसी ग्रीडीनेस या सेल्फिशनेस दिखी हो, हमेशा वो ट्रबल का ही रीजन होते हैं। परफेक्ट, राइट? क्योंकि अ वुमन जो है इस वाली पोएम में, शी हैड लाइक दिस ग्रीडीनेस और सेल्फिशनेस एट एन इंडिविजुअल लेवल, बट उसका जो रिपरकशन है, इट वॉज अ ट्रबलिंग थिंग ना, शी बिकेम अ बर्ड। सो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इट इज टीचिंग अस कि सेल्फिशनेस और ग्रीड जो है वो कभी भी अच्छा कुछ आपको नहीं देंगे। D is we are so busy watching out for what's just ahead of us that we don't take time to enjoy where we are. इसका मतलब हम आगे का इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, मैं क्या बनूंगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, स्टफ लाइक दैट, घर होगा, बगड़ा होगा, ऑल स्टफ, कि हम भूल जाते हैं कि भाई अभी जो है उसको तो हमने एंजॉय नहीं किया, है ना? सो दैट इज समथिंग जो कि हमें सीखना चाहिए। हमें सोचना है फ्यूचर के बारे में, बट इतना नहीं कि यू फॉरगेट टू लिव योर प्रेजेंट इटसेल्फ, देन दैट इज समथिंग जो कि फूलिशनेस है। बहुत अच्छा थॉट है बट नॉट इस पोएम पे बेस्ड। सो ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है एंड यू हैव योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सेल्फिशनेस एंड ग्रीड, वो इंडिविजुअल हो या नेशनल हो, हमेशा it is cause of our troubles. Done? Okay. So with this, finally we have ended 50 questions on the poem A Legend of the Northland. I know poem बहुत ज़्यादा लेंदी है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, बट ठीक है, समझ आ गया ना सब कुछ। Now after this you don't have to go and check any other video and read about it and stuff like that. तो इसीलिए जो 50 questions हैं, just thoroughly understand them, thoroughly feed them in your mind, so that आपको कोई भी question आएगा इस poem से, you don't फील लाइक कि अरे तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। क्लियर? बट येस, इफ यू लाइक इवन नाउ इफ यू फील कि नहीं मुझे थोड़ा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, मतलब वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, देन यू गेट अ वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो इफ यू फील मुझे पोएटिक डिवाइसेस सारी पढ़नी है जो आपको पढ़नी ही चाहिए, देन ऑल्सो अगेन यू विल गेट अ लिंक। एंड ऑल्सो इफ यू फील आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस में कहीं पे भी थोड़ा अटक रहे हो, यू वांट इट सोल्यूशन, you have the video on that it also. Okay, so you have videos on each and every topic, just go and check the description box, click on it, see the video, make notes, understand it. Done? But before we end this video, एक और चीज़ है जिसे हम हमेशा की तरह जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज अगर आपको YouTube पे मैग्नेट ब्रेन से कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट कवर करना होता है, व्हाट यू डू इज आप जाते हो YouTube पे, यू टाइप मैग्नेट ब्रेन, सर्च फॉर द टॉपिक एंड यू स्टडी फ्रॉम इट। बट कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक आसानी से नहीं मिल रहा है, यू आर फाइंडिंग अ प्रॉब्लम टू फाइंड और टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, डोंट वरी, आपके लिए बहुत ही प्यारा सोल्यूशन है, दैट इज यू कैन विजिट मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट। व्हाट यू हैव टू डू इज आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com जो कि हमारी वेबसाइट है, यू कैन सी वहाँ पे मेंशन्ड है एज इट इज, आपको वही लिखना है गूगल पे, एंड एज यू विल ओपन द वेबसाइट आपके सामने ये पेज है जो डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ ऑन दिस पेज अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सारी क्लासेस मेंशन्ड हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12। तो आपको कोई भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक पढ़ना है, जस्ट यू हैव टू विजिट द वेबसाइट, क्लिक ऑन इट और आपको सारे टॉपिक्स के बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द क्लास जिसका भी सब्जेक्ट आप कवर करना चाहते हो। सपोज फॉर एग्जांपल आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 9 का कोई सब्जेक्ट, ऑब्वियसली बिकॉज यू आर अ क्लास 9 स्टूडेंट, आप जैसे ही क्लास 9 पे क्लिक करेंगे आपके सामने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे। नाउ व्हाटएवर यू वांट टू स्टडी जस्ट क्लिक ऑन इट। सपोज आप पढ़ना चाहते हो क्लास 9 का लिटरेचर पोर्शन, व्हाट यू विल डू इज आप क्लास 9 इंग्लिश पे क्लिक करेंगे विच विल बी द लिटरेचर सेक्शन, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने दोनों बुक्स और उन दोनों बुक्स में जितने भी चैप्टर्स, पोएम्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो कुछ भी है, हर एक का आपको एक हेडिंग मिल जाएगा एंड यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट। सपोज फॉर एग्जांपल आप पढ़ना चाहते हो द साउंड ऑफ म्यूजिक, तो आप क्या करोगे, आप जो बुक है बिहाइव उस पर क्लिक करोगे, आप चैप्टर देखोगे भाई कहाँ है साउंड ऑफ म्यूजिक, क्लिक ऑन दैट। जैसे ही साउंड ऑफ म्यूजिक पे भी क्लिक करोगे आपके पास सारे सेक्शंस आ जाएंगे, लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, बिकॉज 2 पार्ट्स में है ना साउंड ऑफ म्यूजिक, पार्ट 1, पार्ट 2, देन यू विल गेट एनसीईआरटी, यू विल गेट समरी एंड स्टफ लाइक दैट। सो क्लिक ऑन द वन जो आप पढ़ना चाहते हो। सपोज आप पढ़ना चाहते हो द एक्सप्लेनेशन ऑफ द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1, दैट इज एमिली ग्लीनी, तो आप क्लिक करेंगे एंड यू विल गेट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। नाउ स्टडी फ्रॉम इट, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, एंड वंस यू आर डन विद दिस, आपको लगता है आई वांट टू स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर, व्हाट यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द क्रॉस आइकन। अभी अगेन आपके सामने इंग्लिश के सेक्शंस होंगे, क्लिक ऑन दैट एंड यू गेट द वीडियो। इफ यू फील नहीं मुझे क्लास चेंज करनी है, मुझे दूसरे सब्जेक्ट पे जंप करना है, जस्ट क्लिक ऑन द बैक बटन, यू फॉलो द सेम स्टेप्स एंड यू रीच the respective video. So this is how easy peasy it is, just follow this step, otherwise you can waste your time if you want YouTube पे search करते हुए if you don't find the video, or you can save your time by just visiting the website. Done? Okay.
So with this, we have finally come to an end of the topic, that is the important pointers and the MCQs of the poem A Legend of the Northland. I hope you liked it, you understood it, and also you will take a lesson back after this video. But yes, if you feel कि हाँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, you understood each and every question, आपको समझ आ गया है इस पोम के बारे में, like what questions you can expect, then definitely give a big thumbs up to this video. Also share the video with as many students so that किसी को भी अगर प्रॉब्लम होगी इस पोम में, so it will be like crystal clear for them. Also share about Magnet Brains with as many students as you can so that सभी को free education मिल पाए. And yes, if you don't want to miss any update of our channel, then definitely you need to subscribe to Magnet Brains. And with this, don't forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching.